नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो खरा सौदा में और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मुंबई स्टूडियो से आशीष। बाजार में 2 दिनों की तेजी के बाद कल कमजोरी लौटी है और आज दिक्कत की बात यह है कि आज अक्टूबर की एक्सपायरी के दिन बाजार के लिए जो ग्लोबल सेंटिमेंट हैं वो भी थोड़े से कमजोर हैं, क्योंकि डाउ में, नेस्डेक में, S&P में हमने कमजोरी देखी है। एशियाई बाजारों का मूड थोड़ा सा नरम है। FIs की बिकवाली जो कल हमने देखी थी कि थोड़ी सी आंकड़े कम होते हुए दिखाई दिए थे, कल का जो सत्र रहा है फिर से बिकवाली FIs की काफ़ी तेज़ होती हुई दिखी है। तो तमाम ये संकेत हैं, लेकिन दिवाली का जश्न भी है, तो कुछ आपको उस जश्न के रंग में भी हम आपको रंगने की कोशिश करेंगे और आपको ऐसे भी शेयर बताएंगे जो कम से कम अगली दिवाली तक बाजार में आपके अनुभव को काफ़ी यादगार बना देंगे। 12:30 बजे स्पेशल शो तो हम लेकर आएंगे ही, लेकिन दिन भर ब्रोकरेजेस के पिक्स भी होंगे और आपको हम ये बताएंगे कि कहाँ पर आपको दांव लगाना है कम से कम 1 साल के लिए, और कुछ ट्रेड वाले शेयर भी होंगे। कल मोरो ट्रेडिंग भी है, तो उसके लिहाज से भी आपको हम कुछ ट्रेड बताएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं 4 बड़े ट्रिगर्स के साथ आज जहां पर बाजार का फोकस रहेगा। तो निश्चित तौर पर जो ग्लोबल संकेत हैं आज वीक नजर आ रहे हैं और ग्लोबल संकेतों में आप अगर कच्चे तेल को भी जोड़ देंगे तो क्रूड का भाव भी फिर से देख रहे हैं कि ये थोड़े से ऊपर नजर आ रहे हैं। $73 के आसपास के भाव हैं, क्योंकि अमेरिका में क्रूड का भंडार थोड़ा सा कम हुआ है, उसके चलते कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। तो अमेरिका में, एशिया में कमजोरी है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी भी आज कमजोर संकेत दे रहा है, करीब 100 अंक नीचे है। 24,300 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। सोना लेकिन लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है। सेफ हेवन डिमांड तो खैर सोने में आई है, और अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें तो धनतेरस पर, दिवाली पर शॉपिंग भी होती है सोने की, तो वो बाइंग भी सोने को सपोर्ट कर रही है। रिकॉर्ड हाइस पर सोना ट्रेड कर रहा है। FIs की अक्टूबर में जो बिकवाली है वो करीब 1,08,000 करोड़ रुपए की हो गई है और पूरा का पूरा महीना निकल गया, एक भी दिन भी खरीदारी का आंकड़ा नहीं आया। रिकॉर्ड ये बाइंग है FIs की ओर से। DIIs ऑफसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। DIIs की जो खरीदारी है वो इस महीने में 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर की वो भी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार में सेंटिमेंट कमजोर हुआ है और रिटेल निवेशक थोड़ी सी दूरी बनाते हुए बाजार से दिखे हैं। नतीजों की बात करें तो L&T न्यू इंडिया के अच्छे नतीजे आए हैं और कल नतीजों से पहले हमने देखा था कि L&T का शेयर चल रहा था, कुछ ऑर्डर का सपोर्ट भी था और आज फिर से L&T पर नजर रहेगी। लगातार 3 दिनों की तेजी हो चुकी है लगातार पिटाई के बाद, तो देखते हैं कि आज रिएक्शन किस तरह का आता है। वैसे एक्सपोर्ट्स की तरफ से आपको इसमें खरीदारी की सलाह आने लगी है धीरे धीरे। टाटा पावर के नतीजों की बात करें, अनुमान के मुताबिक आए हैं टाटा पावर के नतीजे, और इसके अलावा आज हमारी जो नज़र होगी वो OMCs पर होगी। दरअसल HPCL, IOC, BPCL को लेकर डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई है। बाई रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया गया है और इसके अलावा ऑटो शेयर भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि कल आएंगे अक्टूबर महीने की ऑटो बिक्री के आंकड़े। हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हमने कमजोरी देखी है ऑटो स्टॉक्स में, कल थोड़ा संभलते हुए दिखे थे, लेकिन देखते हैं कि अक्टूबर की बिक्री क्या सपोर्ट दे पाएगी ऑटो कंपनीज को, इस पर भी हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। बिल्कुल, तो ऑटो बिक्री पर के आंकड़ों पर तो सबकी नजर रहेगी ही। फेस्टिव सीजन था, अक्टूबर के महीने में दशहरा, धनतेरस, बहुत कुछ आया, जिसके चलते ऑटो सेक्टर के सेल्स पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन इसी के साथ ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर भी फोकस करेंगे। अभिषेक, गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहां पर करीब 100 अंकों की कमजोरी दिखी है। अमेरिकी बाजारों से भी कमजोर संकेत है, लेकिन सोने की बात करें तो फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर $2,800 पर आउंस के पार निकलता हुआ। बिल्कुल आशीषा, पहले तो आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करेंगे कि इस दिवाली से लेकर कम से कम अगली दिवाली और अगली कई दिवाली बहुत ही आपके लिए शानदार है, आपके परिवार के लिए और आपके सभी परिजनों के लिए। लेकिन ग्लोबल संकेत आज वीक हैं और चौतरफा आज कमज़ोर संकेत हैं। चाहे हम FIs की सेलिंग की बात कर लें, चाहे क्रूड की बात कर लें, एशिया की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, कोई भी बाजार आपको आज मजबूत नहीं दिखेगा। चाइना में चूंकि मैन्युफैक्चरिंग PMI के जो डेटा हैं थोड़े से अच्छे आए हैं, इसके चलते चीन के बाजार सपाट हैं, अदरवाइज चौतरफा बिकवाली का माहौल है।
डाउ में लगातार दूसरे दिन हमने कमजोरी देखी है। कल 100 अंकों के आसपास की नरमी रही है और नेस्डेक में 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगते हुए दिखा है। कल 105 अंक गिरकर बंद हुआ है और आज संभव है कि नेस्डेक में थोड़ी सी गिरावट और बढ़ेगी, क्योंकि जो नतीजे आए हैं आफ्टर मार्केट में मेटा प्लेटफॉर्म्स के, वहां पर हम देखा कि 3% के आसपास के शेयर टूटा आफ्टर मार्केट में। माइक्रोसॉफ्ट की जो रेवेन्यू गाइडेंस रही है वो अनुमान से कमजोर रही है और उसके चलते माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में हमने 4% के आसपास की गिरावट देखी। और ड्यूरिंग द मार्केट आवर भी हमने देखा कि जो आईटी कंपनीज के जो शेयर थे थोड़े से वीक ही थे, उसके चलते नेस्डेक पर दबाव थोड़ा सा ज्यादा बना। 105 अंक गिरकर नेस्डेक बंद हुआ है। एप्पल के, अमेजॉन, उबर, इंटेल के नतीजों का बाजार को इंतजार है। लेकिन आगे अगर हम ट्रिगर्स की बात करें अमेरिकी बाजारों के लिए, तो आज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े आएंगे। शुक्रवार को अक्टूबर के पेरोल की रिपोर्ट आएंगे यानी कि कल, और 7 नवंबर को यूएस फेड की पॉलिसी पर नजर रहेगी। तो देखना होगा कि हालांकि उम्मीदें तो ये बन रही है कि पिछली बार जो आधे % का कट आया था, इस बार आधा % नहीं 1/4% के आसपास की कट की उम्मीद है। और उम्मीद थोड़ी सी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए हैं वो कमजोर आए हैं थोड़े से, जितनी उम्मीद थी उस तरह के आंकड़े नहीं निकल के आए हैं और उसके चलते हम बाजारों पर हमने दबाव बनते हुए दिखा है। जीडीपी ग्रोथ जो आई है 2.8% पर आई है, अनुमान था 3.1% के आसपास का। एशियाई बाजारों की बात करें तो निकेई में लगातार 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगी है। आज बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी डिसीजन भी आएगा और हमने देखा कि येन लगातार वीक हो रहा था, लेकिन कल डॉलर के मुकाबले येन में थोड़ी सी मजबूती लौटी है, उसके चलते भी जापानीज मार्केट पर प्रेशर बढ़ा है। जापान में जो रिटेल बिक्री आई है वो आई है 0.5% की, जो 2 साल में सबसे कम बढ़त है। तो इन सब रीजंस के चलते जापान में लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा सा प्रेशर आया है। चाइना के बाजार सपाट हैं, कोरिया में 1% से ज्यादा की कमजोरी है और हैंगसेंग करीब आधा % ऊपर आज है। दरअसल चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का आंकड़ा है वो आया है 50.1 का और अनुमान था 49.9 का। 50 के ऊपर का जो आंकड़ा है उसका मतलब होता है एक्सपेंशन, और ये एक्सपेंशन आया है अप्रैल के बाद पहली बार। तो चाइना से कुछ अच्छे संकेत आ रहे हैं, हालांकि बाजार उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ग्लोबल सेंटिमेंट के बीच में टूट भी नहीं रहे हैं, ये आप कह सकते हैं कि वहां से पॉजिटिव है। लेकिन क्रूड में बढ़त है, ब्रेंट क्रूड का भाव $73 के करीब पहुंच गया है और दरअसल अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में गिरावट से क्रूड को सपोर्ट मिला है। एक सरप्राइज ये हमने बढ़त देखी है क्रूड स्टॉक पाइल्स में अमेरिका में। दरअसल ओपेक प्लस आउटपुट बढ़ाने का इनका प्लान है, उत्पादन बढ़ाने का, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसमें शायद थोड़ी सी देरी हो सकती है, उसके चलते भी कच्चे तेल को सपोर्ट मिला है। लेकिन जियोपॉलिटिकल जो भी अनिश्चितताएं हैं उसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने में लगातार मजबूती है, लगातार चमक रहा है। सेफ हेवन बाइंग होती है, सुरक्षित निवेश माना जाता है सोने को, तो सोना उसके चलते 2800 के करीब पहुंचा है। तो आज कुल मिला जुलाकर अगर हम कहें तो ग्लोबल संकेत बाजारों के लिए थोड़े से वीकर साइड पर है और गिफ्ट निफ्टी भी यही रिफ्लेक्ट कर रहा है। 107 अंकों की कमजोरी हम गिफ्ट निफ्टी में आज अभी देख रहे हैं फिलहाल। चलिए समझते हैं कि एफआईज के आंकड़े आज किस तरह के संकेत दे रहे हैं और इसके बाद हम एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से निफ्टी बैंक की बातचीत करेंगे और उसके बाद एक्सपोर्ट से हम बाजार पर व्यू भी लेंगे। लेकिन डिब्बी कल की अगर हम सत्र की बात करें तो कल फिर से हमने वीकनेस बढ़ते हुए देखी बाजार में। अगर खास तौर से अगर हम बात करें इंडिया विक्स की तो 15.5 के ऊपर निकल गया है, ये हम हाईलाइट भी कर रहे थे। लेकिन एफआईज ने कल फिर से 4,600 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली की है। आप किस तरह से देख रहे हैं एफआईज की सेलिंग को और आंकड़ों में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है अगर हम एफएनओ के आंकड़ों की बात करें तो? पहले तो गुड मॉर्निंग और आपको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आशीष आपको भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं, हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। जो आपने अभी एफआईज का वाला पॉइंट उठाया, ये बात हमने कल भी आपके सामने रखी थी कि एक राइडर के साथ मैं आपको छोड़ सकता हूँ मार्केट में, वो राइडर एफआईज का ही था। कल हमने कहा था कि अगर एफआईज घटना शुरू हो जाएंगे तो बाज़ार में प्रेशर आएगा, आप वो सारे लेवल्स टेस्ट कर सकते हो वापस जिस लेवल्स को भी आप छोड़ के आए हो। और कल जब विक्स 15 के ऊपर आया तब भी हमने आपको बात नोटिस कराई थी कि विक्स का बढ़ना ठीक नहीं है, आज बाजार को चलने ही नहीं देगा। आप देखो कल एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेशर ही नहीं बन पाया। निफ्टी ने 2 बार अटेम्प्ट ली हरे निशान में आने की, 2 बार। हाँ, आपको मालूम नहीं होगा तो आप दिन भर का इंट्राडे चार्ट चेक करना, आपको उससे आइडिया लगेगा। 2 बार का अटेम्प्ट भी मार्केट का फेल हो गया बिकॉज प्रेशर ही नहीं बन पा रहा था। आप प्रेशर बनाएंगे कैसे? एक्सपायरी सामने खड़ी थी, आप चाहते उसका फ़ायदा ले सकते थे, बट एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट मार्केट ने किया है। कल का सेशन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट का सेशन था। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में थी कवरिंग की भी, वो कवरिंग करके मार्केट एक नॉच का कॉन्फिडेंस और क्रिएट कर सकता था, बट वो फिर से गुम हुआ है।
लेवल्स के हिसाब से मैं आपके सामने बात रखूंगा, लेकिन पहले मैं एफआईज की होल्डिंग्स बता देता हूँ, क्योंकि होल्डिंग्स कम हुई हैं। ये करीब 40% से घटकर वापस 35% हो गई है। 5% एक ही दिन में माल वापस भेज दिया है। कल अगर आपको हमारी पॉइंट याद हो या कमेंट्री पता हो या फिर आप गौर से सुनते होंगे, तो कम से कम एक पॉइंट हमने क्लियर किया था कि एफआईज 15% इधर उधर बेच सकते हैं, और अगर 15% वो बेचते हैं तो वापस वो आप लेवल्स टेस्ट करने के लिए जा सकते हो। आपको पता है उस लेवल से आप सिर्फ कितना दूर हो, उस पैनिक वाले लेवल से सिर्फ 250 पॉइंट, और आज आपको 100 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। आपसे हो सकता है ले जाए 100 पॉइंट ओपनिंग में ही, तो आप ऑलमोस्ट उसी जगह पे वापस पहुंच गए जहां से आप चलना शुरू कर रहे थे, यानी कि 24,000 का जो आपका बेस बना था नियर टू 24,000 वापस आ गए। तो सिर्फ आप ये सोचो कि एफआई से कितने डिपेंडेंट मार्केट है कि एफआई थोड़ा भी बेच रहा है या थोड़ा भी प्लस कर रहा है तो आपको फील गुड और फील बैड हो रहा है। यहीं से मेरी प्रॉब्लम शुरू होती है कि ये इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आके कुछ ना कुछ रिटेल, कुछ ना कुछ डीआईस की ही हेल्प होनी चाहिए। अच्छा, वैसे बाय द वे मैं बता दूं, कल मार्केट के अंदर करेक्शन और ज़्यादा भी हो सकता था अगर डीआईस बाय नहीं करते तो कल डीआईस की होल्डिंग्स बढ़ी हैं। वो बढ़ी हुई होल्डिंग्स भी मैं आपको बताता हूँ, वो 41% से बढ़कर 43% हुई हैं। तो 2% कल डीआईस ने माल खरीदा है। ये आप नई सीरीज़ के हिसाब से समझ लो या इस सीरीज़ की कवरिंग समझ लो, चाहे कैसे भी आप जानना चाहो वैसे समझ सकते हो। हमने कल एक और डाटा भी चेक किया कि ऑप्शंस का डाटा बैक टू बैक है जो कि आ रहा है, तो कल आप देखेंगे ऑप्शंस में फिर से 35,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। कैश और ऑप्शंस जब एक साथ बिकते हैं तो मार्केट के रेजिस्टेंसेस पक्के हो जाते हैं, बाजार को चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि हेज भी नेगेटिव, स्पॉट भी नेगेटिव, सामने पे भी बेचा, पीछे छुप छुप के भी बेचा। हेज मतलब पीछे दबा के बेचना। तो दोनों तरीके से मार्केट में कल सेलिंग का प्रेशर हावी था। हालांकि डीआईएस की होल्डिंग की वजह से मार्केट ने क्रिटिकल लेवल्स को ब्रेक नहीं किए। एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं, मार्केट के अंदर जब तक 24,800 नहीं आता, या तो एफआईएस का नंबर 20% पे, आई रिपीट माई सेल्फ, हाँ बहुत गौर से बता रहा हूँ बात आपको मैं, या तो एफआईएस वापस 20% पे नहीं आते या तो 50 के पार नहीं होते। ये जो 30 से 40% वाला बैंड है ना, इसमें आप आराम से ट्रेड किया कीजिएगा। मैंने कल परसों तरसों 3-4 दिन से यही बात आपको मैं नोटिस करा रहा हूँ। 30 से 40% वाले बैंड के अंदर जैसे ही 40% जाता है अपना माल निकाल लो, जैसे 30% आता है लैब ट्रेड करने शुरू कर दो और बढ़िया ट्रेड आपको 20 की एवरेज पे मिलेगा। ठीक, तो ये एक रणनीति है, ये बैक टेस्टेड वाले डाटा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरे कहीं से या मेरे से चले ऐसा कुछ नहीं है। और लोगों को गलत फहमियाँ हो सकते हैं, मैं बिल्कुल ऐसी गलत फहमी नहीं डालूंगा अपने पॉइंट पे, और ना मैं आपके सामने ऐसे रखता भी हूँ। तो सिंपल सीधी सी बात है, आप चाहें तो अपने वित्तीय सलाहकारों की भी हेल्प लें। आज क्या करना चाहिए एफआईएस की बदौलत? मेरे को लगता है आज कुछ नहीं करना चाहिए। एफआईएस का पहले रुख और देखना चाहिए कि अगले 5% ये और बेचने के लिए आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो ज़रूर रुको, आपको 24,100 के आसपास वापस मौका मिल जाएगा। कुछ तो गिफ्ट निफ्टी दे देगा आपको आज मौका, है ना। और अगर ये 5% और नहीं बेच रहे हैं, यहीं रुक रहे हैं, तो आपको पता आप किस रेंज में फंसे हुए हो। आप 30 से 40% वाली उनकी ब्रैकेट में फंसे हुए हो। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। जैसे 30% की उनकी होल्डिंग होती है, 1-2 लैब ट्रेड ले लो, 40% पे फिर निकाल देना उनकी होल्डिंग्स के साथ। अब अपना छोड़ो, आप एफआईएस की होल्डिंग के साथ बोले सर ये तो रात को आती है, ट्रेड पहले हो जाता है, होल्डिंग्स रात को आती है, तो कैसे पता कैसे लगेगा? आप ना दिन भर में सिर्फ स्क्रीन को 2 बार गौर से देख लो, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। कल इंडिया विक्स जब बढ़ रहा था तब भी ये बात अपने आप में बहुत क्लियर हो रही थी कि एफआईएस बाय तो नहीं ही करेगा, भले वो सेल बहुत ज़्यादा ना करे बट बाय नहीं कर रहा होगा। मैं रिटेल की होल्डिंग्स भी आपको बता देता हूँ, 63% के आसपास की रिटेल की होल्डिंग है। ये जस की तस है, बिना किसी बदलाव के। ये अच्छी बात भी है, ये बुरी बात भी है। बुरी बात इसकी इंपॉर्टेंस खत्म है, अच्छी बात यह है कि बहुत ही होशियारी से रिटेलर आराम से बैठ के काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एफआईएस की होल्डिंग से संकेत और एफआईएस के आंकड़ों का पूरा एनालिसिस हो गया। अब निफ्टी पर आते हैं। 2 दिनों की तेजी के बाद कल कमजोरी, और हम ये देख रहे हैं कि हालांकि कल जो मार्केट की ब्रेथ थी वो ठीक ठाक थी। 1950 शेयर मजबूती वाले थे, 600 शेयर कमजोरी वाले थे। लेकिन अगर हम रोलओवर के आंकड़ों की पे बात करें तो 59% का रोलओवर है निफ्टी में अगली सीरीज में। और हमने अक्टूबर सीरीज की जब शुरुआत की थी तो जो रोलओवर्स थे करीब 79% के आसपास के थे। क्या ये इंडिकेट कर रहे हैं रोलओवर्स के आंकड़े, क्या कॉन्फिडेंस की कमी को दिखा रहे हैं? और दूसरी चीज, आज चूंकि हो सकता है कि अब जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है गैप के साथ ही नीचे खोले, बाय ऑन डिप्स करना है या फिर वेट इन वॉच करना है?
थोड़ा वेट एंड वॉच के मैं ज़्यादा पक्ष में हूँ, अभी बाइंग ऑन डिप्स के पक्ष में नहीं। बाइंग ऑन डिप्स का एक समय होता है, एक रीज़न होता है। देखिए, आपके घर में आपको कोई मेहमान आ जाए और आप अमूमन मिठाई ना खाते हो या अमूमन नमकीन या बिस्किट्स ना खाते हो, कोई मेहमान आ जाए तो आपको मौका मिल जाता है वापस से नमकीन बिस्किट्स ये सब खाने का। आप कभी अपने पैसे से खरीद के लेके आए हो, कभी खाया, कभी नहीं खाया होगा। एक वजह बनती है, वो वजह आपको भी सुख दे देती है। वजह इस बार क्या थी? अति टूटना और वजह सामने एक्सपायरी। तो एक्सपायरी की वजह आज ख़त्म हो जाएगी। कल एक हिस्से की एक्सपायरी की वजह ख़त्म हो चुकी है, जिसको हम बैंक निफ्टी कहते हैं। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। एक और पॉइंट है, रोल ओवर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी की। आपने देखा होगा भी रोल ओवर कॉस्ट के नंबर्स दिखा रहे थे प्रोड्यूसर जी, 450 पॉइंट से ज़्यादा की रोल ओवर कॉस्ट है। बहुत महंगा पड़ता है। अब आप एक सीरीज़ से दूसरे सीरीज़ में लेके जा रहे हो, 450 पॉइंट बैंक निफ्टी आपके लिए महंगी हो जाती है, क्योंकि आपको समय चाहिए ना। दूसरा पॉइंट, आपने रोल ओवर वाला क्वेश्चन उठाया, तो मैं ज़रा रोल ओवर के ही पॉइंट से क्लियर कर देता हूँ। निफ्टी में रोल ओवर कम है, उम्मीद से और एवरेज से दोनों से कम है। दो चीज़ें इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इसी रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमने लिखा है, हाँ, आपके सामने 70% का और करीब 59% का। ये कम से कम 75% का रोल ओवर आज में हो जाना चाहिए, यानी कंप्लीट रोल ओवर हो जाएगा। और एक और बात, अब तक सीरीज़ ना लाइट होके ट्रांसफ़र हुई है। मैं अभी निफ्टी का पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि निफ्टी के अंदर रोल होना पूरा बाकी है। अभी तक सीरीज़ लाइट जा रही है। मैंने भी चेक किया था, करीब 2.5-3 लाख कॉन्ट्रैक्ट ही जुड़े हुए हैं। तो एवरेज में हमको 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, यानी कि आज 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र होकर और खड़ा होगा मार्केट के अंदर। अब आते हैं लेवल्स की बात। ये रोल ओवर का छोड़ दो 1 मिनट के लिए, जब होगा कंप्लीट तो मैं आपको कल और पॉइंट क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं लेवल्स की बात। 24,200, क्योंकि हमने पुल बैक किया हुआ है इसलिए हमने एक सपोर्ट भी क्रिएट कर दिया था 24,200। मैंने आपको एक वर्ड भी इस्तेमाल किया था कि इस पुल बैक ने एक लेयर बना दी है आपके सामने, एक बैरिकेटिंग कर दी है, जो कि 24,000 के सामने आके खड़ा हो गया कि पहले मेरे को तोड़ो, फिर मैं 24,000 की तरफ जाने दूंगा, नहीं तो मैं नहीं जाने दूंगा आपको। तो ये जो 24,200 है, आज ये टेस्ट होने के लिए आएगा। बोले कैसे होगा? 150 पॉइंट नीचे खड़ा है, तो ये टूट भी सकता है, और अगर नहीं टूटा और एफआईएस की होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आई, तो ट्रस्ट में यही 24,200 आपका पक्के वाला लेवल हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी एक बार टेस्टिंग भी कर दी है। वापस ऊपर आ जाएगा बाजार और ऊपर आके 24,500 को टेस्ट करेगा। ध्यान रखना चाहिए, लेवल्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि 24,503 बार आपको मौके दिए, इसलिए पिछले 5 दिन में 3 बार आपको मौके मिले, लेकिन अब 24,500 को नहीं दिखा पाए। आपको पता है कल का हाई कितना है? आप कोई आइडिया बता सकता है? अभिषेक जी, आपको आइडिया पता है कल का निफ्टी का हाई कितना है? कल हम 24,500 तो लगातार रेजिस्टेंस बना हुआ है। 24,498, 498, सिर्फ 2 पॉइंट से कल हमने अपना फिर से हाई को छोड़ दिया। ये लेवल की इंपॉर्टेंस होती है कि देखो जिस लेवल पे आके सब लोग खड़े हैं, और यही 51,800 भी हमने आपको नोटिस कराया था। जैसे पार हुआ, शूट हो गया था मार्केट, आपने अपनी आंखों से देखा। ये कुछ चमत्कार वमत्कार नहीं है, ये सिर्फ डाटा की स्टडी है जो हम आपके सामने रख पाते हैं, और आपके आशीर्वाद, आपकी हेल्प से ही हो पाता है। आज क्या करना है? कुछ नहीं करना। आज अपने बच्चों के साथ आप दिवाली मनाओ, मार्केट में इंडाइसिस को छोड़ दो, ये अपने आप हील होंगे। ये आपके और मेरे कहे से कि हे भगवान ठीक हो जा या हे भगवान खराब हो जा, उससे नहीं होगा। ये अपने आप से आपको अपने स्क्रीन से, अपने डाटा से, आपके स्टडी से, आपके अपने इंटेलिजेंस से समझ में आता जाएगा कि क्या हो रहा है। मेरे और आपके कहे से नहीं होगा। जब होगा आप भी वैसा ही काम करना। अभी के लिए क्या काम करना है? 24,200 को वेट एंड वॉच करना है। 24,200 पे आ जाए, एक लैब ट्रेड ले लेना मेरे नाम से, 24,000 का स्टॉप लॉस लगा लेना, 200 पॉइंट जाएंगे और अगली सीरीज के लिए खड़े हो जाना। ठीक, बोले नहीं 24,200 ले लेंगे सर हम तो और नीचे लेंगे, फिर 24,000 के जितना निकट ले सकते हो। हालांकि मेरे को चांसेस कम लगते हैं कि आपको मौका मिलेगा, बट मैं फिर भी मान के चलता हूं कि आप इसके लिए प्रिपेयर रहो। ठीक है, तो 24,000, 24,200 पे 2 लैब ट्रेड मारने हैं आपको, और उसके बाद खड़े रहना है। पुल बैक का सौदा या फिर ट्रेड का सौदा 24,500 पे आके नील एंड वॉइड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जब तक 24,800 आएगा नहीं, खतरा टलेगा नहीं, ये रुक रुक के आपको बार बार डराएगा। शॉर्ट करना नहीं है ऑप्शंस ट्रेडर्स को, क्योंकि इस सीरीज की आज एक्सपायरी है। आज काफ़ी सारे लोग हीरो जीरो ट्रेड ढूंढ रहे होंगे। कल भी हमने एक
ट्रेड ढूंढा था, हमारा एसएल कटा उसमें वो था 24,500 वाली कॉल का। हमने एक्सपर्ट से पूछा और हमने खुद उसके बारे में भी आपको डाटा इंडिकेशन दिया, बट वो कल चल नहीं पाई कॉल 24,500 की, क्योंकि कल मार्केट ने साइडवेज करके उसको तोड़ना शुरू कर दिया। देखते हैं आज अगर कोई सौदा मिलेगा तो आपके सामने वो भी रखेंगे। तो रफ बात ये है कि 24,000 24,200 सपोर्ट एरिया है, 24,500 रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट के पास जितना खरीदोगे उतना बेहतर है, रेजिस्टेंस पे बेचना है। कोई भी चीज अकड़ और पकड़ के साथ नहीं करनी है। अकड़ नहीं दिखानी है मार्केट को अपनी, नहीं तो मार्केट आपको तोड़ के रख देगा। पकड़ नहीं दिखानी है मार्केट के अंदर, कोई पकड़ने वाला बाजार नहीं है। शांति से रेंज के अंदर ट्रेडिंग करो और निकल आओ बाहर। 24,000 और 24,200 ये दो सपोर्ट लेवल्स रहेंगे निफ्टी पर, और 24,500 का रेजिस्टेंस लेवल्स, इस लेवल पर भी अपनी नज़र रखें। लेकिन डिम्पी, बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। सोमवार और मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन को गिनाएं, टोटल करें तो करीब 1500 अंकों की तेज़ी दिखी थी, लेकिन कल वो तेज़ी रिवर्स होती हुई नजर आई, करीब 500 अंकों की गिरावट दिखी। काफ़ी वॉलेटाइल रहा है बाजार इस हफ्ते में, लेकिन आज के लिए कौन से लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए? देखिए आशीषा, कल आप ही थे कल भी कार्यक्रम में, शो में, और आपके सामने हमने ये बात रखी थी कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है बैंक निफ्टी पे, और हमने ये भी कहा था कि बैंक निफ्टी का जो पेट्रोल है वो खत्म हो चुका है शॉर्ट कवरिंग का। ये बात आपको अच्छे से याद होगी। हम जानबूझ के वर्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को रिकॉल वैल्यू रहे कि हाँ ये बात बोली है, ये बात सुनी सी लग रही है, हमारे कानों में आई थी ये बात कुछ कल ऐसे ही। कल हमने बैंक निफ्टी के डाटा के अकॉर्डिंग बताया था 1.34 का PCR है, शॉर्ट कवरिंग इतनी फास्ट हुई है कि 2 दिन के अंदर 1700 पॉइंट आ गए। बैंक निफ्टी में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरा तो कल से इंटरेस्ट नहीं था बैंक निफ्टी में, मेरा इंटरेस्ट था निफ्टी में। कल जो मेरे को छोटा सेटबैक लगा है मार्केट का, वो निफ्टी के टूटने की वजह से लगा, बैंक निफ्टी का नहीं लगा। बैंक निफ्टी का तो मेरे को मालूम ही था कि ज़्यादा अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसने कवरिंग का बहुत बड़ा हिस्सा कर लिया है कवर। हाँ, लेकिन अभी भी जब भी आप भी पुल बैक का ट्रेड लें तो कोशिश करना बैंक निफ्टी के साथ ही शुरुआत करना, क्योंकि इसको ज़्यादा आतुरता है, ज़्यादा जल्दी है, जल्दी लेवल्स को ठीक करने की। ये बात आप बैंक निफ्टी के चलने के तरीके से भी समझ जाते हैं। कल इसने मार्केट ने वही 51,800 पे ही क्लोजिंग की जहां पर इसने ब्रेक किया था। आपको ध्यान है, हमने 51,800 की इंपॉर्टेंस आपको बताई थी। 51,800 पार हुआ, सीधा 52,200 तक गए आप। 52,200 कहने का मतलब कि 400 से 500 पॉइंट का सीधा बेनिफिट आपके पास आया, और 20 मिनट में आया कल। और उसके बाद कल पूरा दिन भर में ये एक बार भी उस लेवल के वापस टच नहीं कर पाया। कल इसने डैमेज क्या किया, मैं वो पहले बता देता हूँ। कल इसने 52,000 के लेवल को डैमेज कर दिया, 51,800 पे बचा दिया। आप क्या करेगा, 51,500 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी नीचे खराब है। 51,500 की इंपॉर्टेंस क्या, 51,500 पे आपका मन चलता है। 51,500 से नीचे आप मन में भय, शोक, चिंता, डर आ जाएगा, और 51,500 के ऊपर में हर्षोल्लास, उम्मीद, पॉजिटिवनेस आप देखने लगते हो। ये मन के लेवल है 51,500, टेक्निकल लेवल नहीं है। टेक्निकल लेवल 51,800 है, मन का लेवल 51,500 है। तो मन के लेवल 51,500 पे अपने मन को कंट्रोल करके रखना कि भाई कुछ नहीं हुआ और भाई कुछ होगा भी नहीं। तो शांति से आज बैठे रहो। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखते हैं 51,500 को कितने स्ट्रांगली होल्ड करता है। बोले सर फिर क्या ट्रेड नहीं करें? मैंने ये बात एक बार भी नहीं बोली कि आप ट्रेड ना करो। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ट्रेड आप उस लेवल पे करो जहाँ पे आपका ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, जहाँ पे आपका कंफर्ट हो, जहाँ पर आपकी माइंड और आपका डाटा काफ़ी हद तक सिंक्रोनाइज्ड हो जाए, वो करो आप। ऐसा मत करो कि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, टर्मिनल कुछ और कह रहा है। फिर तो क्या, वो तो गैम्बल जैसा ही हो गया ना। फिर कोई स्टडी क्या, फिर क्या इंटेलिजेंस क्या। ठीक, तो बस इन तीनों चीज़ों को एक समग्रता में ले आओ। आज के मैं लेवल्स फिर से क्लियर कर देता हूँ। 51,500, 51,200 दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हैं। ऊपर आने पे पहले आप 52,000 से टकराओगे, फिर 52,200 500 से टकराओगे। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बट हाँ मार्केट में कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है। ये बात मैंने आपको कल भी बताया था। बढ़ता हुआ विक्स ये बताने के लिए सफिशिएंट है। विक्स दो चीज़ों का कारण होता है, पहला वॉलेटिलिटी का, दूसरा भय का। बोले वॉलेटिलिटी भी है और भय भी है, दोनों चीज़ आप देख पा रहे हो, आपको स्क्रीन पे देखिए। शॉर्ट वॉट करना नहीं है, ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा रुक के आराम से काम करें। आज समय थोड़ा ज़्यादा लग गया, 8:26 हो गए, नहीं तो अमूमन हम 8:20 तक निपटा देते हैं, लेकिन आज थोड़ी चीज़ें बताते हुए ज़्यादा हम आगे निकल आए। F&O बैन वाले शेयर अपनी स्क्रीन पर देखेंगे आप। किरण जानी आज के हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को और आपकी टीम को। सर ज़रा बताइए आपका टेक क्या है इंडाइसिस पे, और फिर अपने शेयर्स भी बैक टू बैक ही बता दीजिएगा।
वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आपको, आपकी टीम को और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को दीपावली की और न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। ओवरऑल जिस तरह से अगर हम मार्केट देखें तो इंडेक्स के ऊपर आपने बताया कि रोल ओवर डेटा जो है वो उतने एक्यूरेट नहीं है या तो इतने पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकली आप देखोगे तो अपने सपोर्ट को संभाले हुए है, रेजिस्टेंस के नीचे है, तो एक कशमकश जारी है और इसी रेंज के अंदर मार्केट रहेगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जो है वो मेरे हिसाब से यहाँ परफेक्ट रहेगी। हमने हमारे क्लाइंट्स को भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बताई है। लेवल वाइज अगर मैं बात करूँ तो 24,000 से 23,700 ये एक एक्यूमुलेशन जोन है। ऑलरेडी हमने 24,000 से अच्छा खासा सपोर्ट लेके 24,300 24,400 तक की एक रेंज देख चुके हैं। तो कोई भी डिप आता है नीचे में 24,200 से 24,100 के आसपास तो हमें लॉन्ग करना चाहिए, और जैसे आपने बताया 24,000 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं 51,600 से 51,400 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कोई भी डिप आता है तो वहां पे हमें लॉन्ग करना चाहिए 51,400 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के। और ऊपर में 51,000 जैसे ही 52,000 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा 52,500 52,700 तक की रैली हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, और ये सभी लेवल स्पॉट के हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक में अगर बात करूं तो लार्ज कैप के साथ हम जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री हमारा प्रेफर्ड पिक है यहाँ पे। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे एक फॉलिंग वेज ब्रेकआउट है, आवरली चार्ट पे 3 बार डाइवर्जेंस भी है, तो कहीं ना कहीं काफी बुलिश पैटर्न हमें रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर लग रही है। तो करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए रिलायंस। 1340 के आसपास की क्लोजिंग है, 1370 तक के टारगेट हमें लग रहा है कि रिलायंस में आने चाहिए, एंड 1324 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। यूपीएल की अगर हम बात करें, दूसरा कॉल है हमारा यूपीएल। यहाँ पे भी अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास एक रिवर्सल पियर्सिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें देखने को मिली है, जो एक काफी अच्छे रिवर्सल पैटर्न है। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाहर निकल रहा है। तो यूपीएल 540 के आसपास की क्लोजिंग है, यहाँ पे भी हम लॉन्ग करके जाएंगे। 570 का हमारा टारगेट रहेगा, एंड 524 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो दो शेयर रिलायंस और यूपीएल आपके लिए खरीदारी करने की सलाह है। और इंडेक्स पे जो रणनीति है किरण जी की वो है बाय ऑन डिप्स की, लेकिन ऐसा नहीं कि छोटा मोटा डिप आए उसको बाय कर लीजिए आप। लेवल्स भी आप गौर से आपने सुना होगा 24,100 के 150 के आसपास अगर निफ्टी आए तो फिर 200 के आसपास तो वहां पर बाय ऑन डिप कीजिए 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ। ये आपके लिए निफ्टी में रणनीति है। और दो शेयर बता दिया किरण जी ने आपके लिए खरीदारी के लिहाज से। हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल से अवनी भट्ट भी। अवनी जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीन हाउस स्वदेश पर। अवनी जी पहले तो आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बताइए आज स्टॉक्स में कहां पर फोकस है आपका? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। 18 स्वदेश की एंटायर टीम, सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मेरा पहला स्टॉक जो कि कॉमन हो रहा है वो है रिलायंस। तो रिलायंस में हमने देखा कि पिछले 5 दिनों के प्राइस एक्शन को देख करके क्लियर इंडिकेशन है कि 1320 के करीबन एक बेस बना लिया है। आरएसआई पे एक क्लियर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और स्टॉक क्वार्टरली डिमांड जोन पे है। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी रोल ओवर्स करीबन 77% तक हो चुके हैं, एंड फ्यूचर्स में भी शॉर्ट कवरिंग के बाद अब लॉन्ग एडिशन की शुरुआत हो रही है। सो रिलायंस में व्यू पॉजिटिव रहेगा। नवंबर सीरीज के लिए 1340 के करीबन इसका क्लोज था। ऊपर टारगेट 1380 और 1410, ये दो टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 1320 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा स्टॉक रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस, जिसने वीकली चार्ट्स में हेड एंड शोल्डर पैटर्न का सपोर्ट लेकर स्टॉक ने रिवर्सल दिया है। कल के क्षेत्र में डेली चार्ट्स पे 50 दिन का और 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मूव देने में स्टॉक कामयाब रहा है। हालांकि एंड में जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दी थी, लेकिन जो बाय ऑन डिप्स का हम हमेशा वेट करते हैं वो डिप आ चुका है और ये एक अच्छा खरीदारी का मौका है। सो प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन इंटैक्ट है। तो LIC में हम बाय करेंगे 630 से 635 के रेंज में। 680 एंड 710 ये दो टारगेट्स रहेंगे और 612 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस इस स्टॉक पर अवनी ने खरीदारी की राय दी है। 680 से 710 तक के लेवल्स यहां पर दिखाई दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स पर फोकस करते हैं। इस बीच शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग आशीषा, और सारे पैनलिस्ट को और हमारे दर्शकों को एक हैप्पी दिवाली भी मैं कहना चाहता हूँ। अर्निंग स्पेसिफिक जो है सबसे पहले फोकस कर लेते हैं। L&T की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू लीजिए, EBITDA लीजिए, दोनों ही पैरामीटर्स में जो है एनालिस्ट एस्टिमेट्स को बीट किया है और बाकी पैरामीटर्स लार्जली इनलाइन रहे हैं।
ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़रूर गिरा है, लेकिन जो मैनेजमेंट कमेंट्री आ रही है वो बहुत स्ट्रांग आ रही है, स्पेशली डोमेस्टिक ऑर्डर्स को लेके। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट सेकंड हाफ FY25 में देखने मिल सकता है। अगर इस क्वार्टर की बात करें तो लार्जली मिडिल ईस्ट के ऑर्डर्स में भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। बाइकॉन की नतीजे की बात करें तो कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, कंपनी भी जो है मुनाफे से घाटे में आ गई है अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो, और जो जेनरिक्स बिजनेस है वहाँ पे स्ट्रगल देखने मिल रहा है। हालांकि अगर बायोसिमिलर बिजनेस या रिसर्च सर्विसेज बोले तो यहाँ पे स्टेबल नंबर्स आ रहे हैं, बट ओवरऑल अनुमान से कम नतीजे जो हैं बाइकॉन के आए हैं। टाटा पावर के लार्जली इन लाइन टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हम कहेंगे। अब यहाँ पे ऑफकोर्स मानसून से भी इम्पैक्ट आया है और जो मुंद्रा पोर्ट है उनके ऑपरेशन से वहाँ पे प्लांट शटडाउन भी देखने मिला था। कुछ वन ऑफ्स भी हैं तो इसलिए आपको बॉटम लाइन नंबर्स पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करें, हमारा आखिरी स्टॉक लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है और कंपनी जो है प्रॉफिटेबल हो गई है, पहले लॉस में थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। हालांकि देखा जाए तो जो एक्सपेंस रेशियो है सीक्वेंशली बहुत बढ़ गया है, तो कह सकते हैं मिले जुले नतीजे न्यू इंडिया एश्योरेंस से आ रहे। तो ये 4 अहम अर्निंग्स है जिस पे आज जो है बाजार की फोकस रहेगी। इन 3 निफ्टी कंपनियों में जिसके नतीजे आए थे, लेकिन इसके अलावा शरद खबरों वाले शेयर्स कौन से होंगे? जी बिल्कुल आशीषा, 2 एक्विजिशंस है जिस पे हमारी आज नज़र होनी चाहिए। सबसे पहले डाबर, यहाँ पे 51% स्टेक जो है खरीदने वाले हैं आयुर्वेदिक हेयर ऑयल कंपनी सेसा केयर पे। अब यह जो है जो 51% स्टेक है एक प्राइवेट इक्विटी फंड ट्रू नॉर्थ से लेंगे जिसका फेस वैल्यू 13 करोड़ का रहेगा, लेकिन ये एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है क्योंकि ये डेट भी उठा रहे हैं इस कंपनी का। तो टोटली जो है एंटरप्राइज वैल्यू लगभग आप कह सकते हैं 315 से 325 करोड़ का रहेगा, जहाँ पे डाबर का कॉर्पोरेट गारंटी भी रहेगा। डील जो है EV एबिटा की बात करें तो 19 to 20 टाइम्स आ रहा है FY24 में। एनालिस्ट कहते हैं कि एक फेयर वैल्यूड एक्विजिशन है। हालांकि जाइडस वेलनेस की बात करें तो इन्होंने भी 100% स्टेक किया एक्वायर नेचुरल में, जिसका कुल वैल्यू 390 करोड़ रुपए का आता है और ये पहली बार होगा जब कंपनी हेल्दी स्नैकिंग सेगमेंट पे जो है जाने वाले। हेल्दी स्नैक्स की बात करें तो प्रोटीन बार्स जैसे प्रोडक्ट्स पे। ट्रांजैक्शन जो है कैश से फंडेड होने वाला है और हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से जो प्राइस टू सेल्स रेशियो 3 टाइम्स आ रहा है FY24 में, और चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्री नॉर्म्स है उससे थोड़ा सस्ता ही है। तो जाइडस वेलनेस को जो है एक सस्ता EPS एक्रेटिव एक्विजिशन मिला है। IT स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। कॉग्निसेंट की अगर नतीजे की बात करें जो है सितंबर क्वार्टर के नतीजे जो है एस्टिमेट से बेटर आए हैं और कमेंट्री भी अच्छा है, जो रिकवरी देखने मिल रही है IT सर्विसेज में। और ऑफकोर्स कल अल्फ़ाबेट के नतीजे थे उसमें भी स्ट्रेंथ देखने मिला था। तो ऑफकोर्स डाउ जोन्स के जो नंबर्स हैं वो थोड़े मिले जुले देखने मिले कल, लेकिन इंडियन IT कंपनीज़ के लिए थोड़ी पॉजिटिव रीड थ्रू आज ज़रूर है। बाइकॉन ने जो है अपनी बायोलॉजिक्स फैसिलिटी में जो है बेंगलुरु के प्लांट में वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड आया है। वही 2 और कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा जिस पे आपकी आज नज़र रहनी चाहिए। एक है अशोका बिल्डकॉन, एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है, वो अपनी स्टेक जो है 5 सब्सिडरीज़ में बेचने वाले हैं जिसमें लगभग 2500 करोड़ जो है एज एन एसेट मोनेटाइजेशन कंपनी में आने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। और आखिर में जो है साउथ की रियलिटी कंपनी ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, इन पे भी नज़र रखिएगा। इनका एक अपना होली ओन नाम ब्रिगेड होटल वेंचर्स, इन्होंने जो है फाइल कर दिया DRHP सेबी के साथ लगभग 900 करोड़ रुपए का IPO को लेके। तो इन स्टॉक्स पे जो है आज आप ज़रूर नज़र रखिए, यहाँ पे एक्शन देखने मिल सकता है। विंस के दम पर अशोका बिल्डकॉन, इसके साथ ही कई सारे एक्विजिशंस भी हुए हैं अक्रॉस द सेक्टर्स। सभी स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच हमारे साथ मयूरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ ET नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और सबसे पहले दिवाली की शुभकामनाएं। मयूरेश, आपसे पूछना चाहूँगी, नतीजों का दौर चल रहा है, L&T के जो नतीजे आए वो काफ़ी अच्छे रहे, ऑर्डर इनफ्लोज काफ़ी शानदार थे और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए मैनेजमेंट का कमेंट्स और मैनेजमेंट का नजरिया भी काफी अच्छा है। कैपिटल गुड्स सेगमेंट पर आपकी क्या राय रहेगी और L&T पर इन पर्टिकुलर? मयूरेश, हम आपकी आवाज नहीं आ रही। किरण, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या राय रहेगी कैपिटल गुड्स सेक्टर पर और इन पर्टिकुलर L&T पर चार्ट्स पर देखें तो? सो कैपिटल गुड्स की हम बात करें तो प्रीवियसली हमने एक अच्छा खासा मूव देख लिया था L&T की। आप L&T देख लीजिए, सीमेंस देख लीजिए, कहीं ना कहीं BHEL भी देख लीजिए। तो एक अच्छे खासे रनअप के बाद की ये प्रॉफिट बुकिंग है। ये प्रॉफिट बुकिंग है डेफिनेटली जो वैल्यू बाइंग है वहाँ पे हमें 2 स्टॉक्स प्रेफर्ड है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। एक तो आपने पूछ ही लिया है, वो है L&T।
सो एलएनटी की बात करें 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो काफी सारे स्टॉक्स ने अपने इलेक्शन डे का लो ब्रेक कर दिया है। एलएनटी ने अब तक वो लो ब्रेक नहीं किया, तो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ यहाँ देखने को मिल रही है। दूसरा, अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वहां पे भी और सोल्ड टेरिटरी के अंदर कहीं ना कहीं एलएनटी रिवर्स हो रहा है। तो लार्सन एंड टूब्रो या तो एलएनटी करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। 3300 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अगर 3300 ब्रेक नहीं होता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एलएनटी के अंदर एक अच्छी खासी अपस्विंग देख सकते हैं, जहां 3600 3650 तक के लेवल भी एलएनटी में आ सकते हैं। तो काफी अच्छे लेवल के ऊपर एलएनटी अवेलेबल है। दूसरा, अगर हमें कैपिटल गुड्स में स्टॉक अच्छा लग रहा है तो वो है सीमेंस। सीमेंस में रिसेंटली एक अच्छी खासी गिरावट हमने देखी थी, 7900 से लेके 6900 तक स्टॉक आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पिछले 3 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बना रहा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और मोमेंटम इंडिकेटर में बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो सीमेंस भी करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग कर सकते हैं। कोई भी डिप आए तो वहां पे भी हम लॉन्ग करना चाहिए। 6700 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और वापस अगर आप एक आध महीना स्टॉक को दे सकते हो तो 72 7300 तक की रैली सीमेंट्स में भी आ सकती है। डेफिनेटली मेरे हिसाब से सीमेंट्स एंड एलएनटी दोनों में लॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल, तो 7200 7300 तक के लेवल्स सीमेंस पर दिखाई दे सकते हैं और नतीजों के बाद एलएनटी पर भी खरीदारी की राय किरण की तरफ से। अवनी, एफएमसीजी सेक्टर पर नजर डालते हैं। कल बाजार में कमजोरी दिखी, लेकिन निफ्टी एफएमसीजी एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स था जो हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया और करीब आधे % की तेजी यहां पर दिखी। एफएमसीजी इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी और इसी इंडेक्स से कोई सेक्टर स्पेसिफिक कॉल्स जहां पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सके? जी, मेरे हिसाब से एफएमसीजी ओवरऑल सेक्टर जो है वो काफी इसमें गिरावट देखने मिली है और अब ये क्वार्टरली सपोर्ट्स पे है। तो क्वार्टरली सपोर्ट्स पे हमेशा एक रिवर्सल हमें दिखता है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से अभी ये एक्यूमुलेशन जोन में आ चुका है। आपको नजरिया थोड़ा सा लंबे समय का रखना होगा, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे ही स्टॉक्स अच्छे एक्यूमुलेशन जोन में आ चुके हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर को आप 3 से 4 महीने का समय दीजिए और यहाँ से एक्यूमुलेट करने की शुरुआत कीजिए। इसमें से सबसे अच्छा जो अभी फिलहाल नजर आ रहा है वो है आईटीसी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से भी और एक्यूमुलेशन के पर्सपेक्टिव से भी आईटीसी में हम पोजीशंस बना सकते हैं। और दूसरा जो काउंटर है वो रहेगा मैरिको का। तो मैरिको में नतीजों के बाद हमने एक अच्छी उछाल देखी, वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी देखा। तो ये एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है, लेकिन अब इसने बेस बना लिया है। तो यहाँ से भी अभी कल की जो क्लोज थी अराउंड 650 के करीबन एक अच्छा बाइंग लेवल है और इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो नीचे 630 का। और ऊपर की तरफ अगेन ये समय देना पड़ेगा, ऊपर की तरफ 710 के तरफ इसमें मूव हमें नजर आ सकता है। मैरिको का कल का ट्रेड खैर काफ़ी अच्छा था और ये ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इनमें 3 चीज़ें देखी जाती है। फर्स्ट ग्रोथ, दूसरा मार्जिन्स, तीसरा कॉस्टिंग। प्रॉफिट और रेवेन्यू बहुत कम लोग नोटिस करेंगे, ग्रोथ, कॉस्टिंग और मार्जिन्स। अगर ये तीनों चीज़ें ठीक हैं इस कंजम्पशन वाले प्ले के अंदर तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। मयूरेश जोशी मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पर। मयूरेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए एंड हैप्पी दिवाली सर। वैसे तो अमूमन मैं जब भी आपसे कोई क्वेश्चंस पूछता हूँ तो कुछ ना कुछ रख के आपसे पूछता हूँ कि अच्छा सर इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है, तो आप बताइए क्या करना चाहिए। लेकिन आज थोड़ा मैं क्वेश्चन बदलता हूँ सर। मेरे को इस दिवाली से अगली दिवाली तक आपके इंटेलिजेंस से जो फाइंड आउट हुआ एक शेयर चाहिए जो मैं रख पाऊँ। मैं पूरी एक वॉच लिस्ट बना रहा हूँ, जिस वॉच लिस्ट के अंदर मेरे को लगेगा कि हाँ भी ये शेयर मैंने खरीदा था इस दिवाली पे, अगली दिवाली पे काटूंगा। तो एक शेयर आप दे सकते हैं, आपकी वड़ेवर जो भी रिसर्च हो, जो आपने फाइंड किया हो, एक शेयर। मॉर्निंग डिम्पी जी, पहले तो आपको ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम को, आपके सारे दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली सुख, समृद्धि और अच्छी खासी आपको भी हेल्थ के साथ जाए, ये हमारी शुभकामनाएं। मेरी इंटेलिजेंस का तो पता नहीं, बट हमारा जो रिसर्च कहता है ये कहता है कि केईसी इंटरनेशनल ये स्टॉक हमें काफी अच्छा लग रहा है, ये आप वॉच लिस्ट पे जरूर रखना चाहिए। 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें केईसी के साथ हो रही है। एक तो टीएनडी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। 16,300 करोड़ की ऑर्डर बुक है, ओवरऑल ऑर्डर बुक 32,000 करोड़ की है एंड दे हैव बीन एग्जीक्यूटिंग दिस वेल। अभी जितने भी आप टेलविंड्स देखेंगे डिम्पी जी फॉर द पावर सेक्टर एज होल, एक्सपेक्टेशन यही है कि पूरे टीएनडी सेगमेंट में 1 लाख करोड़ के ऊपर का केपेक्स अगले 4 से 5 वर्षों में हो सकता है और इसलिए आई थिंक ये जो ऑर्डर बुक है ये बढ़ती ही जाएगी। द कंपनी इज एग्जीक्यूटिंग वेरी वेल। ये सारे ऑर्डर्स अच्छे खासे मार्जिन्स के साथ आ रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है जो डोमेस्टिक टीएनडी सेगमेंट है
दैट कैन डू वेरी वेरी वेल, जो एक बहुत कोर कंट्रीब्यूटर होता है केईसी के टॉप लाइन और एबिट कंट्रीब्यूशन का। जहां तक कि ओवरसीज टी ऑपरेशन का सवाल रहा है, एसएई ऑपरेशन हैव बीन डूइंग वेरी वेरी वेल। मिडिल ईस्ट में इनका काम ठीक ठाक चल रहा है और इसलिए ओवरसीज ऑर्डर बुक एंड एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। अब दूसरे इनके अगर एस्पेक्ट देखेंगे, ये सिविल में है, ये मेट्रो लाइंस लेआउट करते हैं लगभग 100 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा 150 किलोमीटर के आसपास ट्रैक लेइंग के काम इनके पास है। इनके पास सिविल के काम है, वाटर ट्रीटमेंट के काम है। एंड देयरफॉर आई थिंक इफ यू प्रॉपर्ली लुक एट अ प्रॉपर कॉन्स्ट्रक्ट, अगर इंडिया में हम बुलिश हैं अगले 5 से 10 वर्षों में और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पे बुलिश है, तो केईसी एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी हो सकता है ये पूरे प्ले का। बैलेंस शीट स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, वर्किंग कैपिटल डेज और पूरी साइकिल एक बहुत कंट्रोलेबल स्थिति में है। और हमें लगता है आई थिंक मैनेजमेंट की जो पेडिग्री है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये भी टॉप नॉच है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक केईसी को आपको रडार पे रखना चाहिए। हमें लगता है ये अच्छा कर सकता है अर्निंग्स के हिसाब से, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर दिवाली पिक्स। ठीक है, ये आपके दिवाली पिक्स में से एक है और आपने अच्छे से शेयर भी फाइंड आउट करके बताया। ऑलरेडी इसने अच्छा रिटर्न भी दिया 50% का, अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और केईसी की मैनेजमेंट भी बार बार हमारे चैनल पे आती है और उनसे हम बात पूछते भी हैं ग्रोथ और ऑर्डर बुक के बारे में बार बार। तो ये शेयर एक के आपके लिए मिल गया। अवनी भट्ट, कल आपने टाटा केमिकल्स चेक किया होगा, देखा होगा, कल मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा था टाटा केमिकल्स पे। डेज हाई पे अच्छा आके बंद हुआ है और चलेगा। आपका कॉन्फिडेंस था कि हाँ 1500 हो जाएगा और आपने ये बात भी बताई थी कि 100-150 रुपये जोड़ना तो आम सी बात है इसके अंदर। तो पहले तो इसके लिए बधाई, आपकी पूरी टीम ने अच्छे से शेयर फाइंड आउट कर रखा। राहुल जी से हमको पता लगा, फिर आपने कन्फर्मेशन दे दिया। तो कल टाटा केमिकल्स ठीक बंद हुआ है, कितना और चलेगा? शॉर्ट टर्म के नजरिए से ये 1200 शायद 1 या 2 दिन के अंदर आ सकता है और ओवरऑल 1500 का टारगेट इंटैक्ट है। ठीक है, 1500 का टारगेट है इसके अंदर, 1200 शॉर्ट टर्म में आ सकता है, तो आप बने रहें। अच्छा, जिसको नया खरीदना है, कुल 35 रुपये महंगा हुआ है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं ना? आज थोड़ा सस्ता मिलेगा तो भर ले ले मतलब? जी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर आज नीचे ना मिले और ऊपर ही खुलता है तो भी 1130 से 1135 के लेवल पे भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और अगर डिप मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 1110 तक इसमें और ऐड कर सकते हैं। ठीक है मयूरेश सर, सीमेंट कंपनीज में ना इस बार का रोल ओवर भी ठीक हुआ है, पोजीशनिंग भी ठीक है। और आपको भी पता है कि मॉनसून फैक्टर कंप्लीट हो गया। हालांकि मैं तो मानता ही नहीं कि मॉनसून में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। मेरे को लगता है अब तो ऐसा सीमेंट आ गया, आधे घंटे में तो सीमेंट सूख जाता है। फिर मॉनसून में कम क्यों करना है सब चीज़ें, है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट का खर्चा, ये वो सब चीज़ें। आप सीमेंट कंपनीज़ को इस समय रेट क्या ऐसे कर रहे हैं? मैं इस संवत से अगले संवत के लिए सेक्टर का भी फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मैंने सीमेंट को थोड़ा ऊपर रखा है। जरा बताइए सर। हम पॉजिटिव रहेंगे और यूर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो सेकंड हाफ में एक एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख सकते हैं, जो गवर्नमेंट केपेक्स हैं, रूरल अर्बन हाउसिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, हाईवेज हो, पोर्ट डेवलपमेंट हो, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो सीमेंट की डिमांड है वो इंक्रीमेंटली आई थिंक बढ़ती ही जाएगी। जो कंसोलिडेशन हो रही है पूरी इंडस्ट्री में, आप देख रहे हैं कि काफी कंपनीज अधिग्रहण कर रहे हैं और इसलिए आई थिंक कंसोलिडेशन इज अ गुड साइन फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल, क्योंकि इससे आई थिंक जो एक प्राइसिंग के प्रेशर्स रहते हैं, इट इज अ वेरी फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री, ये शायद रहते नहीं, और इसलिए आई थिंक प्राइसिंग शुड रिमेन इन फेवर ऑफ सीमेंट कंपनीज। क्योंकि डिमांड स्ट्रांग रहेगी, अगर इनपुट कॉस्ट में थोड़ा इजाफा देखने में मिला तो ये पास थ्रू आराम से हो सकती है और इसलिए एब्सोल्यूट एबिटा और रिपोर्टेड एबिटा पर टन में अच्छी खासी आई थिंक एक बढ़त देखी जा सकती है। वन मोर एस्पेक्ट इज जो इनका जो कैप्टिव पावर है या वेस्ट हीट रिकवरी है, जो कैप्टिव पावर प्लांट्स कर रहे हैं, इसके वजह से इनकी जो फ्यूल कॉस्ट है और जो पावर कॉस्ट है ये अच्छी खासी बच रही है। और जो नए प्लांट्स या क्लिंकर प्लांट्स ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन से हो या ग्रीनफील्ड से जो कैलिब्रेटेड वे में ये एक्सपेंड कर रहे हैं, दे आर क्लोज टू डिलीवरी सेंटर्स, तो कहीं ना कहीं आई थिंक लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी अच्छी खासी सेविंग हो रही है। तो आई थिंक एज अ स्पेस लॉट ऑफ टेलमेंट्स टू सपोर्ट द ओवरऑल ग्रोथ, और इसलिए हमें लगता है कि ये सेक्टर आपके नजर में जरूर रहना चाहिए। हम ऑब्वियसली लीडरशिप स्टॉक्स पसंद करते हैं, अल्ट्राटेक इज समथिंग दैट वी लाइक फ्रॉम लार्ज कैप्स। कैप्टन से जेके सीमेंट आपके वॉच लिस्ट में जरूर। ठीक है, वॉच लिस्ट में सीमेंट होना चाहिए। एक सेक्टर आपको पता लग गया। अब आप नए संवत की तैयारी कीजिए तो सेक्टर का चुनाव भी कीजिएगा, उसमें सीमेंट को पकड़ लो। अब आपका काम और मेरा काम यह है कि बैक टू बैक अच्छे अच्छे शेयर सीमेंट में से ढूंढ के आपको देने हैं। ऑलरेडी ये मयूरेश सर ने इसको ओके कर दिया।
इससे पहले टाटा केमिकल अवनी भट्ट ने आपके लिए ओके कर रखा है, पूरे साल के लिए आप रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं आजकल के मार्केट को देखते हुए, और मेरे सहयोगी वरुण दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको रिपोर्ट्स बहुत अच्छे से बताते हैं। और उनकी अच्छी बात यह है कि वो सारे सिंक्रोनाइज्ड होकर रिपोर्ट बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात उस रिपोर्ट में क्या लिखी गई है। अब 25 पेज आप कहाँ पढ़ोगे, आप हटाइए 25 पेज को, सीधे सीधे 25 लाइनें समझ लीजिए रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है कायदे की। वरुण, गुड मॉर्निंग और हैप्पी दिवाली। जरा बताइए रिपोर्ट्स क्या है। गुड मॉर्निंग डीपी, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं और हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो शुरुआत करूंगा इस संवत के आखिरी दिग्गज रिजल्ट्स के साथ, जो कि है L&T का। और देखिए नतीजे अच्छे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपना भरोसा जताया है। बर्नस्टीन आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है और प्राइस टारगेट 3891 का दे रहा है। UBS न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, प्राइस टारगेट 4000 रुपये के दे रहा है। और BNP यहाँ पे आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, प्राइस टारगेट 4421 का है। अब ये सारे के सारे ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि कंपनी के ओवरऑल नतीजे जो है वो अच्छा है। मिडिल ईस्ट को लेके इनको थोड़ा डर था, लेकिन मिडिल ईस्ट में कोई भी स्लो डाउन नहीं है इनके ओवरऑल ऑर्डर्स में, तो ये एक बात अच्छी है। नो डाउट ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो हाई बेस के कारण शायद आपको उतनी बड़ी नहीं दिखेगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप नतीजे देखेंगे, ऑर्डर फ्लोज देखेंगे, मिडिल ईस्ट देखेंगे, तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ है। और इसके लिए सब के सब ने थम्स अप दिया है। हालांकि किसी ने अपने प्राइस टारगेट में बदलाव नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी ये खरीदारी की सलाह दे रहे थे। डाबर की बात करें तो गोल्डमैन की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह है, 580 के प्राइस टारगेट इन्होंने डाबर पे दिए हैं। इनका कहना है कि Q2 में जो एबिटा है उसमें एक शार्प डिक्लाइन देखने मिला, चैनल डी स्टॉकिंग के कारण ये डिक्लाइन जो है वो देखने मिला है। हालांकि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेकेंड हाफ में मिड टू सिंगल हाई डिजिट ग्रोथ जो है वो ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। अब बात करते हैं आदित्य बिरला कैपिटल की। यहाँ पे मैक्वेरी की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर का कॉल है, 285 का प्राइस टारगेट इन्होंने बरकरार रखा है। हालांकि एक चिंता इन्होंने जताई है VNB मार्जिन्स को लेके, जो ये कह रहा है कि थोड़े बहुत वहाँ पे डिक्लाइन देखने मिला, अदरवाइज नतीजे ठीक ठाक है। अब इनिशिएट किया है कवरेज डैम कैपिटल ने स्टील सेक्टर और OMCs पे। स्टील सेक्टर में JSPL, JSW स्टील, टाटा स्टील, सेल, इन सब पे ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। JSPL 1300 का टारगेट, JSW स्टील 1255, टाटा स्टील 185, सेल में 130 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि चाइना में जो स्प्रेड्स है वो काफ़ी साल के निचले स्तर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से चाइना से शायद ज़्यादा सप्लाई आपको नहीं देखने मिलेगी, और इंडिया आगे चल के ग्लोबल स्टील डिमांड ड्राइवर बन सकता है, ये इनका कहना है। हालांकि चाइना की तरफ से जो फिस्कल स्टिमुलस आया है उसके ऊपर इनकी नज़र होगी। OMCs पे IOC, BPCL, HPCL खरीदारी की सलाह, IOC 181, BPCL 395, HPCL पे इन्होंने 440 का प्राइस टारगेट दिया है। इनका कहना है कि रिफाइनिंग एनवायरनमेंट जो है वो सुधर रहा है और LPG पे जो लॉसेस है वो सरकार से इनको ऑफसेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं पैसे मिल जाएंगे। हालांकि कच्चे तेल के जो दाम है उस पर इनकी नज़र होगी, वो क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की इंडिया स्ट्रैटेजी आई है, जहाँ पे उन्होंने ट्रेंट और बीस को ऐड किया है और नायका और डीमार्ट को निकाला है अपने पोर्टफोलियो से। अभी भी ये कह रहे हैं कि प्राइवेट बैंक में आपको खरीदारी करना चाहिए, सेलेक्टिव कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रियल स्टॉक्स और IT सर्विसेज में खरीदारी की ये सलाह दे रहे हैं। जेफरीज की भी इंडिया स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे इन्होंने मिड क्वार्टर जो अभी हुआ है सितंबर का उसका रिव्यू किया है। 2020 के बाद इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा डाउनग्रेड्स देखने मिले हैं और इनके एनालिस्ट ने जो अर्निंग्स थे उसमें कटौती की है FY 25 और 26 के, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी का जो EPS ग्रोथ है वो करीब 10% के आसपास रहेगा। कॉशियस है इक्विटीज़ पे, लेकिन यहाँ पे बैंक्स, टू व्हीलर्स, हेल्थ केयर, टेलीकॉम जो है उस पर ये ओवरवेट है और स्टॉक की लिस्ट तो इनकी काफ़ी लंबी है, तो यहाँ पे भी आप नज़र रखिएगा। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया सारी की सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। रिपोर्ट्स के बारे में हमें पता तो लग गया, क्या इसमें ट्रेड बनता है कि नहीं ये भी पता करना बाकी है। बस उसके लिए छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक लेके इन सभी रिपोर्ट्स पे चर्चा करके जहाँ पे सौदा बनेगा स्टॉप लॉस टारगेट के साथ आपके सामने वापस आएंगे। बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खरा सौदा में। और आज दिवाली की धूम है, दिवाली का जश्न भी है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और दिवाली से संबंधित आपके लिए हम ट्रेड भी ले रहे हैं अपने एक्सपर्ट से। हालांकि बाजार का मूड थोड़ा सा वीक है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल स्टेबल स्थिर है 100 अंकों के आसपास की गिरावट पर, उसमें कोई बदलाव होते हुए हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन नतीजों पर फोकस है और कल शाम जो नतीजा है बाजार बंद होने के बाद अगर L&T को छोड़ दें तो नतीजे अमूमन वीक ही आए हैं। बायोकॉन के नतीजों पर जरा फोकस करेंगे क्योंकि रेवेन्यू आई है 3,590 करोड़ रुपए की, उसमें करीब 4.25% के आसपास का उछाल है और
प्रॉफिट के मुकाबले इनको लॉस का फिगर आया है बायोकॉन में। शेयर देख रहे हैं 320 रुपए के आसपास है, 2% गिरावट पर कल ये बंद हुआ है। मार्जिन में भी हम कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं बायोकॉन की। बायोकॉन, मयूरेश जी आपसे जानना चाहेंगे, उम्मीदें बहुत होती हैं इस कंपनी से कि पैसे कमा के ये देगी ठीक ठाक, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइट कभी कर नहीं पाई। मतलब पिछले अगर मैं 2-2.5 साल की कम से कम बात करूं, आप बताइए कि नतीजे आपको कैसे लगे हैं और क्या करना चाहिए बायोकॉन के अगर कोई निवेशक है तो? क्या करा है, you're absolutely right, अभिषेक जी। मॉर्निंग टू यू एज वेल, और आपको भी शुभ दीपावली। कभी कंसिस्टेंसी नहीं रही है नंबर्स में, और इसलिए आई थिंक जो इनका जो पूरा बायोसिमिलर पोर्टफोलियो है, इसमें कैसे मोनेटाइजेशन होता है ये बहुत अहम होगा। बट दैट इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। बट नंबर्स हमेशा लंपी रहे हैं। इनफैक्ट इसकी जो सब्सिडरी है सिंजीन, आई थिंक दैट हैज प्रेजेंटेड बेटर नंबर्स फॉर दिस क्वार्टर। और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो पूरा सीडीएमओ मार्केट है, सीआरओ मार्केट है, यहाँ पे आई थिंक एक अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है। तो अगेन आई थिंक ओके नंबर्स हैं, नॉट अ ग्रेट सेट। कंसिस्टेंसी और जो कंपाउंडिंग हम देखना चाहते हैं वो शायद मिसिंग है बायोकॉन जैसे स्टॉक में। बट इसकी सब्सिडरी सिंजीन आई थिंक कैन परफॉर्म बेटर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग। बायोकॉन को लेकर ये व्यू, लेकिन न्यू इंडिया एश्योरेंस के भी नंबर आए हैं। हालांकि कंपनी ने परफॉर्म ठीक से नहीं किया है। अपने हम अगर हाई से बात करें तो 300 रुपये के आसपास का भाव था, अब 200 रुपये के आसपास इसका भाव चल रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, अगर हम न्यू इंडिया एश्योरेंस में, तो नेट प्रीमियम तो बड़ा है, करीब करीब 2.7%। और अच्छी चीज़ एक और हुई है, वो हुई है कि 195 करोड़ रुपए की घाटे के मुकाबले 74 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। अवनी जी, आप जरा न्यू इंडिया एश्योरेंस को चेक कीजिए। आज हो सकता है कि ये पॉजिटिविटी थोड़ी सी और दिखाए ये शेयर। आपका इस पर क्या व्यू होगा? जी जी, ये स्टॉक ने पिछले 3 दिनों से एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, और आरएसआई पे एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, लेकिन अभी भी फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट इसने दिया नहीं है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश निवेशकों के लिए ये राय रहेगी कि 205 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो ही इसमें एंट्री करे, या अगर नीचे बेस बन चुका है करीबन 185 के आसपास, तो अगर डिप आता है और 185 के पास मिलता है स्टॉक तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो फिलहाल वेट एंड वॉच होगा, बाय ऑन डिप्स टिल 185 और ऑन अ क्रॉस ऑफ 205। ठीक है, 205 न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए इस लेवल पर आप नजर रखिए। किरण जी, कल हम देख रहे थे कि मणप्पुरम में ठीक ठाक तेजी रही और धनतेरस का मौका भी था, उसके चलते इसमें बाइंग भी आई होगी थोड़ी सी। गोल्ड से रिलेटेड ये कंपनी है, गोल्ड फाइनेंसिंग में, चूंकि गोल्ड भी रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन मुथूट और मणप्पुरम दोनों में आप जरा बताइए। हालांकि मुथूट की अगर हम रोल ओवर की बात करें तो वो बेहतर दिख रहा है। कहां पर बेहतर ट्रेड आपको दिख रहा है मुथूट और मणप्पुरम में? पहले मनप्पुरम की बात करें तो मनप्पुरम में कहीं ना कहीं एक हमने अच्छा खासा डीप देख लिया है। अब वहां से एक रिवर्सल पैटर्न हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। मनप्पुरम में आप देखोगे तो स्टॉक ऊपर में 220 225 से एक अच्छा खासा करेक्शंस दे चुका है। अब करंट मार्केट प्राइस 140 के आसपास उसने बॉटम बनाया है। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट पे भी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बॉटम बना हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर डेली के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। तो देर आर वेरी गुड चांसेस के हम यहाँ से एक बाउंस देख सकते हैं स्टॉक के अंदर, और जो बाउंस रहेगा उस बाउंस के अंदर और ऑलरेडी उसने अपना 160 150 का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर दिया है। तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस वन कैन गो लॉन्ग, कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो 140, और अगर आपको पोजिशनली बाई करना है तो 130 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर में 185 तक के टारगेट रहेंगे। जैसे ही 185 क्रॉस करेगा तो इसमें 200 तक की एक रैली भी आ सकती है। अब उससे अच्छा स्ट्रॉन्ग मुथूट फाइनेंस डेफिनेटली हम कह सकते हैं, क्योंकि मन्नापुरम में जिस तरह पे करेक्शन आ रहा था, मुथूट ने अपने 100 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज को संभाल के रखा था, और यहाँ पे भी डेली चार्ट के ऊपर एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। तो मन्नापुरम ओवर मुथूट डेफिनेटली रहेगा। तो मुथूट फाइनेंस कैन गो लॉन्ग एट करंट मार्केट प्राइस, कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1900 एंड वी कैन एक्सपेक्ट प्राइस टारगेट ऑफ 2100 इन शॉर्ट टाइम। सो पहला प्रेफरेंस मुथूट रहेगा, उसके बाद मन्नापुरम।
पर खरीदारी की राय गोल्ड फाइनेंसर्स में, लेकिन मुथूट फाइनेंस पहला प्रेफरेंस रहेगा। इस बीच कुछ स्टील स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। याद रखिए, चाइना से स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए गए थे और पिछले कुछ महीनों से ही स्टील स्टॉक्स फोकस में रहे थे। स्टिमुलस मेजर्स अनुमान से कमजोर रहे, जिसका थोड़ा सा इम्पैक्ट भी दिखा। और आज डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई है और उनका नजरिया काफी पॉजिटिव है। JSPL, JSW स्टील, टाटा स्टील, सेल सभी स्टॉक्स पर खरीदारी की राय दी है और उनका मानना है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी इंटैक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन से डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। मयूरेश, आपसे पूछना चाहूँगी, आपका क्या नज़रिया रहेगा स्टील सेक्टर पर, और अगले 2-3 साल के व्यू पॉइंट से देखें तो क्या खरीदारी के मौके बनेंगे? अगेन आई थिंक जो ये पूरी स्टोरी है चाइना को लेकर, आई थिंक कैसे इवॉल्व होते हैं देखना बहुत जरूरी है। वहां पे आई थिंक जितने इन्होंने टाउनशिप्स बनाए हैं रियल एस्टेट के, आई थिंक दे हैव बिकम घोस्ट टाउन्स। आई थिंक ये स्टिमुलस से क्या रियलिटी में, आई थिंक रियलिटी ऑफ चाइना रिकवर्स, ये देखना लाजमी होगा। जब तक ये नहीं होता, आई थिंक जो एक इंक्रीमेंटल डिमांड है फेरस हो या नॉन फेरस मेटल्स की चाइना से, ये थोड़ी धीमी ही रह सकती है। एंड चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स एज फार एज डिमांड सप्लाई इज कंसर्न फॉर दीज कमोडिटीज। और इसके ऊपर आई थिंक LME की प्राइसिंग निर्भर होती है बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई फैक्टर्स। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई है ये काफी स्ट्रांग है। जो चाइना की डंपिंग चल रही है, आई थिंक इज स्टिल एट अ सिग्निफिकेंट लेवल, क्योंकि उनके फैक्ट्रीज को तो काम करना है एट अ सर्टेन यूटिलाइजेशन लेवल्स। और इसलिए HRC, CRC प्रोडक्ट्स जो स्टील के प्रोडक्ट्स हैं, ये आई थिंक दे आर डंपिंग एट लोअर प्राइसेस। तो ये देखना होगा कि आई थिंक प्राइसिंग रिकवरी कैसे आती है, बट ग्लोबल रिकवरी के साथ साथ इन्वेंट्री लेवल्स काफी लो है, तो दैट कैन बिकम अ टेलविंड, बट यू हैव टू बाइड योर टाइम। तो मुझे लगता है आई थिंक विद मेटल्स, नॉन फेरस में आई थिंक जो एल्यूमिनियम स्टॉक्स हैं, हिंडाल्को हुआ, नैल्को हुआ, यहाँ पे थोड़ी आई थिंक बेहतरी हो सकती है नंबर देखिए। इंटरनेशनल ऑपरेशन स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू बेवरेज यूसेज इन टर्म्स ऑफ बैटरीज, इसमें आई थिंक एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ आ सकती है। इन्वेंट्री लेवल्स बहुत लो है। जो सप्लाई है एल्यूमिनियम और बॉक्साइट का, वो काफी कम हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि जो LME प्राइसिंग है एल्यूमिनियम की, वो स्टेबल होनी चाहिए, कैन इंप्रूव एज डिमांड कम्स बैक। इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं, हिंडाल्को और नाल्को जैसे, जिनके पास एल्यूमिना और बॉक्साइट के रिजर्व्स हैं, ये थोड़े बेटर प्लेस्ड है। तो मुझे लगता है विद इन मेटल्स, नॉन फेरस एल्यूमिनियम स्टॉक्स थोड़ा शेड बेटर परफॉर्मेंस है। मेटल सेक्टर में एल्यूमिनियम स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं वहां पर भी परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे सकता है। अवनी, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पर आपसे राय लेना चाहूँगी। पिछले कुछ दिनों में डिमांड कंसर्न्स थे, इन्वेंट्री बढ़ रही थी, जिसके चलते पूरा सेक्टर फोकस में रहा। मारुति सुजुकी के नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन कल थोड़ी सी तेज़ी दिखी यहाँ पर। तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो, इन तीनों स्टॉक्स पर राय दीजिए। जी सृष्टि जी, तो मेरे हिसाब से पहले सेक्टर की बात करूँ तो ये ऑलरेडी सपोर्ट जोन पे आ चुका है। ये डेली चार्ट्स पे 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के मेरे हिसाब से यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए। नीचे RSI भी काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो एक रिवर्सल का पैटर्न बिल्कुल बनता है। और इनमें से अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो टाटा मोटर्स अपने सपोर्ट जोन पे है, और यहाँ से मेरे हिसाब से अगर ये 825 के ऊपर टिका रहता है तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसमें एक अच्छी उछाल देखने मिल सकती है, करीबन 910 के आसपास। और दूसरा जो काउंटर हमें पसंद आ रहा है ओवरऑल ऑटो सेक्टर में से, वो है बजाज ऑटो। सो बजाज ऑटो में भी एक बहुत ज्यादा बिकॉली हो चुकी है, और अब ये यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हमें नजर आ रहा है। तो ये बजाज ऑटो जो कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट आया था और जहां से चला था, उसी जोन में फिर से अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है। और यहाँ से मेरे हिसाब से लिमिटेड डाउनसाइड्स है, लेकिन रिवर्सल में शायद थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ये यहाँ से अभी डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड है। तो बजाज ऑटो में यहाँ पे हम पोजीशंस बना सकते हैं। नीचे आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 9600 का, और ऊपर के तरफ हमें एक उछाल जो दिखेगी उसका सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 11200 का। ये राय ऑटो स्टॉक्स पर। इसके अलावा कुछ PSU बैंकिंग स्टॉक्स पर भी राय लेना चाहूँगी। निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स में पिछले हफ्ते कमजोरी दिखी थी, लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सा रिवर्सल दिखा। किरण, क्या राय रहेगी PSU स्टॉक्स पर? इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कुछ स्टॉक्स। बैंक की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली प्राइवेट बैंक से अभी भी उनका परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं अच्छा है। दो PSU बैंक हमें काफी अच्छे लग रहे हैं, दोनों लार्ज कैप बैंक है।
हाँ, पहला जो है वो एसबीआई है। एसबीआई में आप देखोगे तो काफी सारे स्टॉक्स ने अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, लेकिन एसबीआई कहीं ना कहीं अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड रखा है। साथ ही साथ आप डे बिफोर यस्टरडे का मूवमेंट देखोगे तो अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। कल वो एक पुल बैक हमने देखा था, तो कहीं ना कहीं 820 से 810 ये जो 10 रुपए की रेंज है वहां पे आप एसबीआई लॉन्ग कर सकते हो। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 800 के नीचे रखिए, और जिस तरह का ये एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, जरा हाई चांसेस के हम 850 860 तक के रेंज यहाँ पे देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है, तो 820 810 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए, 800 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में 860 तक के टारगेट देख सकते हो। सिमिलर वे बैंक ऑफ बड़ौदा भी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा अभी फिलहाल अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न यहाँ पे भी अच्छा है। डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हम कंसीडर कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस, तो वन कैन गो लॉन्ग एट करंट मार्केट प्राइस 250 255 के बीच में। एक ओवरऑल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है, दैट वी हैव टू मेंटेन 240, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली आप 280 तक की रैली बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देख सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एसबीआई बोथ आर द प्रेफर्ड पिक। और एसबीआई दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय और 280 तक के लेवल्स बैंक ऑफ बड़ौदा पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन 9 बज चुके हैं और 9 के नवरत्न का समय हो चुका है। शरद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे 9 बजे के नवरत्न शेयर्स। शरद, कई सारे नतीजे आए, कई सारे खबरों वाले शेयर्स भी थे, लेकिन चुनकर 9 स्टॉक्स जो आप हमारे लिए लेकर आए हैं, बताएं। जी बिल्कुल, बात करें तो सबसे पहले जो है एल&टी फोकस में रहेगा। यहाँ पे देखा जाए तो दूसरे तिमाही के नतीजे में रेवेन्यू और एबिटा दोनों ही एस्टिमेट्स को बीट किया गया है। और ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो यहाँ पे ज़रूर गिरी है 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट जो कमेंट्री आई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आई है डोमेस्टिक ऑर्डर को लेके, जो सेकेंड हाफ FY25 में ग्रोथ देगा। मिडल ईस्ट के ऑर्डर्स भी अच्छे आए हैं एल&टी के लिए। बाइकॉन के कमज़ोर नतीजे देखने मिले, जेनरिक बिजनेस स्ट्रगल किया है, हालांकि बायो सिमिलर और रिसर्च बिजनेस स्टेबल रहा है। कंपनी जो है मुनाफे से घाटे में आ गई है। हालांकि कंपनी के जो बायोलॉजिक्स आर्म है वहाँ पे वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड का US FDA का जो है रिपोर्ट भी आया है। टाटा पावर के लार्जली इनलाइन Q2 नंबर्स आए हैं, लेकिन मुंद्रा के ऑपरेशन जो है यहाँ पे थोड़ी नंबर्स को इम्पैक्ट हुई और कुछ वन ऑफ्स भी ज़रूर आए हैं। डाबर की बात करें, हमारे चौथा स्टॉक, तो लगभग 51% स्टेक एक्वायर करेंगे आयुर्वेदिक हेयर ऑयल कंपनी सेसा केयर पे, और जो एंटरप्राइज वैल्यू आ रहा है इस डील का लगभग 315 से 325 करोड़ का आ रहा है। जो डील हुई है EV EBITDA मल्टीपल 19 to 20 टाइम्स में हुई है FY24 का। जाइडस वेलनेस भी 100% स्टेक एक्वायर करेंगे नेचुरल में, 390 करोड़ का एक्विजिशन कॉस्ट है, और ये सबसे पहला फोरे रहेगा हेल्दी कंज्यूमर स्नैकिंग स्पेस में। डील हुई है 3 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो FY24 में। डील जो है थोड़ी सस्ती हुई है मार्केट के एवरेज से। IT स्टॉक्स हमारा छठवां स्टॉक रहेगा। यहाँ पे IT स्टॉक्स में नज़र रखिए क्योंकि कॉग्निजेंट के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं, एस्टिमेट को बीट किया है और थोड़ी रिकवरी भी IT सर्विसेज डिमांड में देखने मिली है, तो ये एक पॉजिटिव नज़रिया ज़रूर रहेगा IT स्टॉक्स के लिए। अशोका बिल्डकॉन हमारा 7वां स्टॉक, 5 सब्सिडरीज में अपनी स्टेक की बिकवाली करेंगे, एसेट मोनेटाइजेशन होगा जहां से कंपनी को लगभग 2500 करोड़ मिलेगा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की बात करें तो उसकी होली ओन नाम ब्रिगेड होटल वेंचर्स ने जो है सेबी की तरफ से अपने DRHP फाइल कर दी है। IPO साइज 900 करोड़ रुपए का है। और आखिर में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज आज OMCs पे फोकस रहेगा। डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई है, OMCs पे उन्होंने इनिशिएट किया है। IOCL पे टारगेट प्राइस रखा है 181 रुपीज़ का, BPCL का टारगेट प्राइस 395 और HPCL का टारगेट प्राइस 440 रुपीज़ का रखा है। और वो इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं कि जो अच्छी इम्प्रूवमेंट है वो रिफाइनिंग एनवायरनमेंट में देखने मिल रही है। मार्केटिंग मार्जिन्स भी आगे जाते हुए कंटिन्यूसली स्टेडली राइज कर सकते हैं, और जो भी LPG लॉसेज हो रही है उनका रीइंबर्समेंट भी आ सकता है। तो ये 9 अहम थीम्स या स्टॉक्स है जिस पे आपको नज़र होनी चाहिए। ये है हमारे 9 के नवरत्न। शरद, शुक्रिया आपका ये 9 के नवरत्न शेयर्स की सूची हमारे साथ शेयर करने के लिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, और आप सभी को दीपावली की, लक्ष्मी पूजन की, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि, उल्लास और खुशी की वर्षा हो, यही शुभकामना, और आपके पोर्टफोलियोज में भी समृद्धि की वर्षा हो, ऐसे ही बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट अब जुड़ गए हैं, प्रशांत सावंत। प्रशांत, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली टू यू। नए संवत के लिए बाजार की चाल, दिवाली से दिवाली तक ओवरऑल आउटलुक भी आपका एक बार समझना चाहेंगे। आप कैसे सोचते हैं मार्केट्स को, और साथ ही आज के ट्रेडिंग सेशन को, क्योंकि 2 दिन की तेजी के बाद कल जिस तरह से बाजार ने प्रदर्शन दिखाया है काफी सरप्राइजिंग शॉक था।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को दिवाली की शुभकामनाएं। तो यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी में जो एक रैली आई, फिर से हम करीबन 25,000 के 24,900 के आसपास जो आए थे, वहां से फिर से हमें एक बिकवाली नजर आई। बट मुझे लग रहा है कि अब एक बेस बन चुका है और यहाँ से हम एक डिसेंट अपमूव देख सकते हैं। हर्डल्स क्या होंगे? तो अगर हम निफ्टी स्पेसिफिक देखें तो मुझे लग रहा है कि करीबन 24,600 24,700 ये जो जोन है, क्लोजिंग बेसिस पे ये बहुत अहम होगा और इसके ऊपर फिर हम नेक्स्ट मूव डिसाइड कर सकते हैं। बट ज्यादा ध्यान जो है वो बैंक निफ्टी पे रखना होगा। यहाँ पर एक बार अगर हम 52,500 52,500 स्पॉट के ऊपर क्लोज हो तो मुझे लग रहा है यहाँ एक अच्छी अपमूव मिल सकती है। जब तक वो नहीं होगा तब तक इसी तरह से कंसोलिडेशन जोन में अप डाउन मूव चलते रहेंगे, चॉपीनेस नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे क्लियरली 52,500 स्पॉट के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही कोई डिसीजन लेना होगा। डाउन साइड पे 51,100 51,200 ये बहुत अहम सपोर्ट्स होंगे। तो इन दोनों लेवल्स को ध्यान रखना होगा। जहां तक आज के स्टॉक की बात है, मुझे लग रहा है मैं बहुत कंजर्वेटिवली एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि एसबीआई में एक अच्छी जो मूव आई थी वो उसको फॉलो थ्रू मिल सकता है। करीबन 818 820 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस में रखूंगा ऑलमोस्ट 805 808 के जोन में स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 840 845 के आसपास। चलिए, तो बिल्कुल प्रशांत सावंत की राय बैंकिंग प्लेस पर पॉजिटिव नजरिया है भी। और कल इनफैक्ट बैंक निफ्टी इनके पास सारे के सारे ट्रिगर्स थे, अच्छे नतीजे भी, और साथ ही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स की अच्छे प्रदर्शन भी थे। लेकिन बावजूद इसके निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में हमने देखा कि गिरावट ज्यादा हाथ लगी। बहरहाल बाजार बस चंद मिनटों में खुलने वाले हैं, उससे ठीक पहले मयूरेश, गुड मॉर्निंग टू यू, हैप्पी दिवाली। केमिकल प्लेस पर क्विकली आपका एक आउटलुक जानना चाहूंगी, क्योंकि ओवर स्टॉकिंग को लेकर जो कंसर्न्स थे कुछ हद तक वो तो छटते हुए ही नजर आए। नए संवत के लिए, नए साल के लिए क्या केमिकल सेक्टर है जिस पर नजर होनी चाहिए, और पोर्टफोलियो में निवेश के लिए क्या इस स्पेस को फोकस करना चाहिए? मॉर्निंग मानसी, आपको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होप दिस ईयर इज फुल ऑफ गुड हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। जहां तक केमिकल्स का सवाल, आई थिंक थोड़ा सिलेक्टिव रहना चाहिए। और एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो हमने एक डीस्टॉकिंग का एक सिनेरियो देखा था, शायद थोड़ी रीस्टॉकिंग की सिनेरियोज बिल्टअप हो रहे हैं, बट लॉजिस्टिक इशू स्टिल परसिस्ट बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट क्राइसिस। और इसके वजह से आई थिंक जो फ्रेट कॉस्ट है दैट विल वे ऑन इबिटा मार्जिन्स at least in the near foreseeable future. Within specialty chemicals, जहाँ पे डिमांड ठीक ठाक रहने की उम्मीद हम रखते हैं, वो सेक्टर्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक एग्रोकेमिकल्स ने जो नंबर्स प्रेजेंट किए हैं हैव बीन वेरी वेरी गुड। आप कई एग्रोकेमिकल के नंबर्स देखिए, whether that's Paradeep Phosphate, Sumitomo Chemicals, I think I've given very good set of numbers। और एक्सपेक्टेशन यही है कि एज राबी सीजन अनफोल्ड्स, यहाँ पे आई थिंक जो एक ग्रोथ आउटलुक है ये शायद बरकरार रह सकता है। एट द सेम टाइम विद इन स्पेशलिटी केमिकल्स, जहाँ पे ग्रोथ इंजन बरकरार है, जहाँ पे केपेक्स कैलिब्रेटेड वे में हो रहा है इन द रिस्पेक्टिव एरियाज, जो नीश एरियाज हम मानते हैं, वहाँ पे आई थिंक परफॉर्मेंस ठीक ठाक होना चाहिए। चाइना प्लस वन इज अ फैक्ट, बट वो ग्रेजुअली प्ले आउट होगा बिकॉज ऑफ ऑल द हेडविंड्स दैट द सेक्टर इज करंटली फेसिंग। एमी ऑर्गेनिक्स के नंबर्स ठीक ठाक आए थे, और हमें लगता है आई थिंक स्टॉक लाइक प्रीवी स्पेशलिटी, जिसका मस्क में, फ्रेग्रेंसेस में यूज होता है काफी प्रोडक्ट्स में, ये सारे स्टॉक शायद अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सारे स्टॉक्स आप आपके वॉच लिस्ट पे जरूर रखें। ठीक है जी। तो इस सभी के सभी स्टॉक्स के बारे में अमूमन चर्चा होगी। अब बात जरा खोल लेते हैं मार्केट्स की। अब 9 पॉइंट ऊपर फ्रीज हुआ है निफ्टी, जरा दिखा देना स्क्रीन पर, और 158 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन फ्रीज हुआ है, यानी कि जो लेवल्स फ्रीज हुए अभी इंडिकेटिव्स के अंदर, और अभी थोड़ी देर में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। रिलायंस और HDFC बैंक दोनों में हल्का हल्का सा दबाव है। आज जो टॉप गेनर बनने जा रहे हैं, यानी कि जो मार्केट्स को अच्छा खुलेंगे या फिर जिनमें अच्छी बढ़त आज शुरुआत में देखने को मिले, इसमें सिप्ला मिलेगा आपको। सिप्ला एक बार ज़रा दिखाना कितना ऊपर है, 1 मिनट के लिए ज़रा सिप्ला दिखाना, सिप्ला का फ्रीज लेवल, क्योंकि मेरे को उस लेवल पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ। 10% ऊपर, वेरी गुड। L&T दिखाना है, L&T भी 3.5% ऊपर। अडानी पोर्ट्स तो खैर नहीं ज़्यादा ऊपर, 0.5% ऊपर है। डॉक्टर रेड्डीज़ भी 0.5%, ONGC भी 0.5% है। L&T और सिप्ला दोनों का परसेंटेज राइज काफ़ी अच्छा है। ज़रा टेक महिंद्रा दिखा दीजिए, आज का टॉप लूज़र बन सकता है ये, शुरुआत में कमज़ोरी के साथ खुल रहा है। टेक महिंद्रा 1% गिरावट के साथ है। ये कुछ बड़े शेयर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा था। अगर मैं वैसे और बताऊं तो इसके अलावा PI इंडस्ट्रीज़ भी है जो आज 1.5% ऊपर है, खुलेगा, और बंधन बैंक भी आज 1% ऊपर खुलने जा रहा है।
बायोकॉन की चर्चा हो रही थी, 4% नीचे बायोकॉन आज खुल रहा है। केई इंडस्ट्रीज़ की चर्चा हुई थी, सर ने आपको बताया था, वो आज फ्लैट खुल रहा है। बायोकॉन दिखाओ एक बार जरा स्क्रीन पर, बायोकॉन साथ में पूना वाला फिनकॉर्प भी दिखाना है, 1.5%, ये दोनों नीचे आपको खुलते हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, अब जरा कुछ छोटे मझोले शेयर्स के बारे में भी बता देता हूँ। GMR इंफ्रा खुल रहा है करीब 2% ऊपर, और मनापुरम खुल रहा है 2% नीचे। इंडियन बैंक में भी करीब 2% तक की गिरावट है। तो ये कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स है जो मैंने अभी आपको नोटिस करवाए हैं। देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं ध्यान देने वाले, 24,200, हालांकि वहाँ से हम 150 पॉइंट दूर है, लेकिन क्योंकि विक्स 15.5 का है तो वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहेगी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ द साइड्स, इसलिए 24,200 सपोर्ट है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या है, 51,500। तो एक गैप के साथ खोला है 150 पॉइंट। अगर 150 पॉइंट की गुंजाइश अभी भी और है इसके पास, चाहे तो ये भी, इस पे भी आप एक ट्रेड देख सकते हैं। दोनों का सपोर्ट एरिया मैंने क्लियर कर दिया, 24,200, 51,500। जो ट्रेड लेना उसको लैब ट्रेड की फॉर्म में लेना, यानी कि इक्का दुक्का लॉट लेना, इससे कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना। ऑप्शंस वाले आज कम से कम 10-15 मिनट निकल जाने देना, फिर देखना। और आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, रोल ओवर अब तक करीब 60% के आसपास आपको बनता हुआ दिखेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मार्केट की आज की ओपनिंग हो रही है और देखते हैं अब कौन कौन सा ट्रेड आपको यहाँ पे मिलता है। आज की ओपनिंग के अंदर टिक आना शुरू हो गए हैं, 62 पॉइंट ही सिर्फ रह गया है। और बड़ी हैरानी की बात है कि निफ्टी के अंदर आज तेज़ी के साथ ट्रेड हुआ है। वजह सिप्ला, LNT जैसे हैवी दिग्गज है, जिसने जितनी भी गिरावट है उन सबको कैप्चर किया। दूसरा, एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी काफ़ी अच्छी है। बाज़ार मूड में दिख रहा है कि आज ज़्यादा बड़ा कट नहीं लेना है इसको। हालांकि मैं अभी भी इस पर कोई ट्रेड की कॉल नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को तो अभी थोड़ा सेटलमेंट वाला हिस्सा चाहिए, सेटल हो जाए उसके बाद देखूंगा। ये मैं अर्ली ट्रेड मेरे को थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा जल्दी। फ़िलहाल अभी 20-25 पॉइंट का नुकसान आ चुका है वापस निफ्टी पर, जो मैं कह रहा था कि वो हो सकता है, वो हो ही गया आखिरकार। और 70 पॉइंट का नुकसान अभी बैंक निफ्टी पर भी बना है, लेकिन दोनों ने अपने सपोर्ट अच्छे से बचे हुए हैं अभी भी, और काफ़ी नीचे भी है सपोर्ट। HDFC बैंक ने ज़्यादा बड़ी गिरावट दर्ज नहीं की शुरुआत में। ये सारे शेयर्स अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, 5 बड़े शेयर्स। और अगर आप इन 5-6 बड़े शेयर्स को चेक कर रहे हैं तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया कि ज़्यादातर शेयर्स के अंदर है तो लाल निशान, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है उसमें। LNT तो काफ़ी अच्छे से बढ़कर आज खुला भी है। अब आ जाते हैं आज के टॉप गेनर्स पे। जैसे मैंने अब शुरुआत में भी कहा, LNT के अलावा जो शेयर है जिस पे मेरी ज़्यादा नज़र रहेगी आज, वो रहेगा सिप्ला भी ऊपर है काफ़ी। अडानी पोर्ट्स के अंदर, डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर शुरुआती बढ़त आपको अच्छी देखने को मिल रही है। ये कुछ एक शेयर है। अच्छा, आज IT वाले स्टॉक्स थोड़ा बैकफुट पे हैं, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस वगैरह थोड़ा बैकफुट पे हैं। 31 पॉइंट की गिरावट है। अब एडवांस डिक्लाइन आपकी रेशो बराबर हो गई है। ठीक है, इंडिया विक्स के अंदर जो अभी 2% और बढ़ा है अभी, और एक करीब 16 के आसपास आ गया इंडिया विक्स। हाँ, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। इन बिटवीन हम टिकर पे वो सारी चीज़ें, खबरें भी डाल रहे हैं जहाँ पे स्टॉक्स की न्यूज़ है और उसका इम्पैक्ट ओपनिंग का क्या है, ये भी। तो ये सब चीज़ें आप नोटिस करते हैं। इंडिया विक्स आज मेरी फिर से नज़र में है, ये जब तक घटेगा नहीं तब तक बाज़ार बढ़ेगा नहीं। तो इसको घटाओ, बाज़ार की तेज़ी को ले जाओ। कोशिश कर रहा है फिर भी अटेम्प्ट बेहतर होने की। आप देखिए HDFC बैंक में सुधार हुआ, 1-2 बैंक और आगे आए, तो निफ्टी बैंक अब हरे निशान में आ रहा है। निफ्टी बैंक 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र होकर आए हैं। अवनी भट्ट को तो पता है कि 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट किसी भी सीरीज़ के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर अगर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो सीरीज़ लाइट है। लाइट सीरीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। नुकसान ये होता है एक्सट्रीम वॉलेटाइल हो जाता है, फ़ायदा ये होता है कि अगर छोटा सा भी खबर आती है तो पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, अगर उससे पहले वाली सीरीज़ में काफ़ी पिट के आया हुआ है तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है लो रोल ओवर ट्रांसफ़र होने का, या फिर लो ओपन इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होने का, जो आपको अगली सीरीज़ में मिल रहा है, जो कि बैंक निफ्टी में सिर्फ 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ही है। तो इसलिए बैंक निफ्टी अटेम्प्ट पहले लेगा। और आज अगर आप सुबह हमारी कमेंट्री सुन रहे थे, हमने ये बात रखी भी थी कि कभी भी आपको पुल बैक का ट्रेड लेना है ना, तो बैंक निफ्टी से शुरू करना, निफ्टी से मत करना। निफ्टी को जब तक 24,500 पार नहीं करता ना, ये इसी तरह से बेचारा थोड़ा जूझता रहेगा इन्हीं लेवल्स के साथ। निफ्टी बैंक इन ग्रीन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अब 50 अंकों की बढ़त है। ऑप्शंस ट्रेडर्स अब थोड़ा एक्टिव हो सकते हैं, बैंक निफ्टी वाले अभी भी मत एक्टिव होना। बैंक निफ्टी वाले ऑप्शंस ट्रेडर्स
भले थोड़ा एक्टिव होना चाहें तो अब धीरे धीरे करके एक्टिव होना शुरू करें। हीट मैप जल्दी जल्दी लेके आइए स्क्रीन पर। मार्केट आज थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन करेगा और मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है और ना बहुत बड़ा एक्साइटमेंट का लेवल आने वाला है मार्केट के अंदर, ऐसा तो देख के नहीं लग रहा है। आगे जरा दिखा देते हैं आपको। सिप्ला सबसे ऊपर है, एल&टी दूसरे नंबर पे आता है, डॉक्टर रेड्डीज और हीरो मोटोकॉर्प भी आ चुका है हर निशान में, करीब आधे % ऊपर है। सेम विद द बैंक निफ्टी, वहाँ पे भी आप देखेंगे IDFC, बंधन, AU, ICICI यानी कि 50% ऑफ द स्क्रीन ग्रीन में है। और जहाँ पे गिरावट भी है, कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है इंडसइंड बैंक के अंदर, करीब 1/4% के आसपास की है। अगला है मेटल इंडेक्स, ये अगले साल के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। मनीष चौहानी आए थे हमारे कार्यक्रम में, निकुंज जालमे से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने बात रखी कि उनको मेटल्स पे काफ़ी बुलिश है। हमारी कैलकुलेशंस भी ये कहती हैं कि अगर US के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो फिर मेटल्स के अंदर एक राउंड की तेज़ी आपको और देखने को मिल सकती है। वो वजह 10-4 चीज़ें और भी जुड़ी होती हैं, बट वन ऑफ द वजह ये भी हो सकती है। तो मेटल्स पे आप सेलेक्टिव होकर बाइंग कर सकते हैं। निफ्टी FMCG आज पूरी तरह से प्रेशर में है। मैरिको आज फ्लैट है, कल का सुपरस्टार आज ऑलमोस्ट फ्लैट होके इस समय कामकाज कर रहा है। ITC, HUL जैसे 2 बड़े प्लेयर इसकी आपकी वेटेज को डिसाइड कर देंगे। निफ्टी IT इंडेक्स शुरुआत हल्की कमज़ोर हुई, जैसे मैंने कहा कि टेक महिंद्रा ने दिखा मेरे को, इन्फोसिस दिखा वीकनेस में, TCS भी दिख रहा है। तो काफ़ी हद तक ये शेयर्स 1% की गिरावट लेके खड़े हुए सिस्टम में और ये निफ्टी को ऊपर नहीं आने दे रहे, जबकि इसके उलट बैंक निफ्टी का 50% हिस्सा काफ़ी ठीक हुआ है, जिसकी वजह से आज बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर भी खिंच के आ चुका है। रेंज पे मार्केट है, रेंज का ट्रेड हो रहा है। आज हो सकता है पहले 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा भी आपको ऐसा डल कर दे मार्केट कि आप सोचें कि क्या मार्केट में बैठे, इससे अच्छा तो हम अपने त्यौहार को ही मना लेते। और मैं आपसे बोलूँगा आप त्यौहार मनाने में ज़्यादा विश्वास रखिए बजाय इंडाइसिस को इधर उधर होने में। इंडाइसिस कहीं नहीं जा रहे हैं। आज लग रहा है शुरुआती डाटा देख के कि ये रेंज में रहेंगे और रेंज के अंदर कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ऐसा कोई बड़ा होने नहीं जा रहा है। जब तक विक्स ऊपर खड़ा हुआ है ये आपको ज़्यादा कंफर्ट लेवल में नहीं डालेगा बुल्स को, तो ये पॉइंट नोटिस करने का है। अब मेरे सहयोगी आपको मेहमानों के साथ कनेक्ट करके आज के जो ओपनिंग ट्रेड है वो लेना शुरू कर रहे हैं। तो बाजार में हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी ढीली शुरुआत हुई है। निफ्टी अब हरे निशान में आने की तैयारी भी कर रहा है। 7 अंकों की हल्की सी गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें तो हरे निशान में आके कारोबार कर रहा है और ये हम देख रहे हैं कि 27-28 अंकों ऊपर निफ्टी बैंक है। आज ज़्यादातर जो शेयर है निफ्टी बैंक के वो हरे निशान में, 4-5 शेयर कमज़ोर है, लेकिन हाँ चूंकि अब HDFC बैंक का वेटेज ज़्यादा है तो हो सकता है कि उसके चलते थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हो। लेकिन सिप्ला सरप्राइज कर रहा है। कल क्यों टूटा था शेयर, उसके पीछे बहुत सॉलिड कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं थे, क्योंकि नतीजे अनुमान के मुताबिक आए थे। हाँ, ब्रोकरेजेस ने टारगेट थोड़े से ट्रिम किए थे और आज क्यों चल रहा 8%, ये भी थोड़ा समझ से परे ही दिख रहा है। इसके बारे में हम राय आगे भी लेंगे। L&T में शानदार तेजी है, अब 5.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। पिछले 3-4 सत्र की बात करें तो 8-9% ऊपर ये शेयर आ गया है। नतीजे भी इसके ठीक ठाक आए हैं। लेकिन चलिए अपनी ट्रेड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे अवनी जी आपसे। बताइए आपने क्या स्पॉट किया बाजार में? मेरे हिसाब से जो ध्यान सारा सभी का सिप्ला पे है, लेकिन एक डिवी स्लैब भी ऊपर उछाल देने की कोशिश करेगा। इंट्राडे में मेरे हिसाब से ये ऊपर के तरफ 6050 तक का मूव हम देख सकते हैं। तो डिवी स्लैब में आप एंटर कर सकते हैं। अभी करंट रेट पे थोड़ा बहुत डिप मिल जाए तो नीचे अराउंड 5890 तक खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5800 का और ऊपर के तरफ टारगेट रहेगा 6050 और 6100। ठीक है, 6050 का और 6100 का टारगेट होगा डीवीएस के लिए। 5800 पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। शेयर थोड़ा सा नीचे दिखेगा लेकिन इसमें आपको खरीदारी करनी है। यह है अवनी जी के राय आपके लिए, लेवल्स आपके स्क्रीन पर हैं। प्रशांत जी आप बताइए, आपको क्या दिखा है बाजार में, क्या खरीदना है अभी? यहाँ पे अगर हम एबीबी को देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 दिनों के एवरेज के नजदीक से इसने सपोर्ट लिया है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए, स्लो एक्यूमुलेशन करना चाहिए, एग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहिए। और फिलहाल जो स्टॉप लॉस है, जो लो बने हुए थे करीबन 7200 240, ये क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मोमेंटम या ट्रेडिंग के हिसाब से इसको एक बार 7540 क्रॉस करने पे ऐड किया जा सकता है, बट फिलहाल मुझे लग रहा है राइट लेवल्स टू एक्यूमुलेट एंड गो लॉन्ग।
7,540 ये लेवल एबीबी के लिए आपके लिए टारगेट के तौर पर 7,440 के आसपास फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अच्छा, कैपिटल गुड्स वाले शेयर ना रिकवरी के साइंस दिखा चुके हैं। कमिंस हो या फिर सीमेंस हो, बीएचईएल हो, ये सारे लोअर लेवल से रिकवर कर रहे हैं। एबीबी रह गया था रिकवर करना। अब एलएनटी का आज नतीजों का जोश है बाजार में, तो एबीबी को भी आज ही ऊपर थोड़ा सा लेके जाएगा। थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव तो चीजें होती हुई दिखती हैं। तो ये आपके लिए ट्रेड हो गया एबीबी पर। प्रशांत जी की तरफ से 7,540 का टारगेट, 7,200 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप दिख रहा है मुझे एबीबी में। प्रशांत जी, स्टॉप लॉस ठीक है नहीं, या फिर 7,300 बोला आपने? मैंने ये टारगेट नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस अराउंड 7,200 750। मोमेंटम के लिए 7,540 के ऊपर ऐड कीजिए ट्रेडिंग के हिसाब से। यहाँ पे सिर्फ पोजिशनली एक्यूमुलेट करना चाहिए। यहाँ से जो पुल बैक देगा वो 8,000 8,100 तक के लेवल आपको नजर आ सकते हैं। ठीक है, 8,000 8,100 तक के लेवल्स ये हैं। ठीक है, अब चीजें क्लियर हो गई। किरण, आप बताइए, ओपनिंग ट्रेड आपका क्या होगा, क्या खरीदना है? तो हम कैश स्टॉक्स के ऊपर ही ध्यान देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि कैश स्टॉक्स काफी अच्छा यहाँ मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो पेटीएम हमारा ओल्ड पिक है, काफी अरसे से हम इसको होल्ड कर रहे हैं, हम इसको रीरेट कर रहे हैं हम वापस एट करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि हमने देखा था कि रिसेंटली 720 730 का एक हाई बनाया, स्टॉक ने नीचे 630 तक किया, रिट्रेसमेंट लिया, वहां से वापस वो 755 730 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बनाया, वहां से वापस एक रिट्रेसमेंट आया जहाँ 670 तक गया, और अभी वापस वो 760 के आसपास है। तो क्लियर कट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, और कहीं ना कहीं ब्रेकआउट लेवल हम कंसीडर कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस। सो वॉल्यूम के साथ सुबह से स्टॉक हाई डॉक पैटर्न के अंदर है, तो पेटीएम आप एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हो, थोड़ा अग्रेसिव बेट ले सकते हो यहाँ पे 760 के आसपास। 720 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। अगर 720 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि इस बार हम वापस 900 तक की रैली पेटीएम में देख सकते हैं। तो पेटीएम इंट्राडे एज वेल एज थोड़ा पोजिशनल आउटलुक करके यहाँ पे बाई करना चाहिए। 900 तक के टारगेट पोजीशन ही आपको पेटीएम में आते हुए दिखाई देंगे। 750 रुपए के ऊपर पहले भी पेटीएम का शेयर निकला था कुछ दिनों पहले, वहां से प्रॉफिट टेकिंग आई, 700 के आसपास गया, फिर से स्ट्रेंथ दिखा कि ये शेयर चल रहा है और अब 760 रुपए के आसपास का भाव है। पेटीएम में आपके लिए खरीदारी करने की सलाह है। तो हमारे तीनों के तीनों एक्सपर्ट से आपके लिए ये ओपनिंग के ट्रेड्स मिल गए। जरा कुछ ऐसे बजिंग स्टॉक्स हैं, क्या उनमें ट्रेड बन रहा है, जरा ये समझते हैं। एक बार जरा अवनी जी, आप जरा ऑटो सेगमेंट जरा चेक कीजिए, क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार पिटाई के बाद थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ लौट रही है। हीरो मोटर में आज तेजी है, बजाज ऑटो के शेयर में थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है। ऑटो में कोई ट्रेड लेना है क्या? जी, ये जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया, मेरे हिसाब से बजाज ऑटो में ट्रेड बना सकते हैं। एक बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। अगर सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेना चाहे तो इसमें स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 9750 का, और थोड़ा सा एक्यूमुलेशन के हिसाब से अगर आप खरीद रहे हैं यहाँ पे तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 9650 का। और ऊपर की तरफ ये इसमें उछाल आ सकती है 10,300 तक फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। बट अगर आप होल्ड कर सकते हो करीबन 1 से 1.5 महीने तक, तो इसमें ये ऊपर की तरफ उछाल आ सकता है 10,750 से 10,800 तक का। 10,300 इमीडिएट टारगेट होगा। 10,000 के ऊपर भाव इसका फिलहाल निकल गया है, लेकिन 10,700 800 तक के भी बजाज ऑटो में टारगेट्स निकल के आपके लिए आ सकते हैं। बाजार पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है और आज हो सकता है ना कि लैकलस्टर माहौल रहे, वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम रहेगा। देखिए, दिवाली की छुट्टी तो है, अब मोरो ट्रेडिंग कल है तो क्या करें उसका, लेकिन बाकी देश मना रहा दिवाली आज ही। आप अगर बाजार में गिरावट की वजह देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स आज बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, ये जो तमाम शेयर हैं, एचसीएल टेक, 1 से 2 ढाई 3% के आसपास से गिरावट इन शेयरों में है। और उसकी वजह यह है कि नेस्डेक पर हमने प्रेशर देखा है, कल गिरावट आई है 100 अंकों से ज्यादा की। और उसके बाद आफ्टर मार्केट में मेटा के नतीजे आए थे और माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आए थे। माइक्रोसॉफ्ट का जो रेवेन्यू गाइडेंस था वो वीक था, और मेटा के शेयर में भी हमने आफ्टर मार्केट में 3% के आसपास से गिरावट देखी है। तो उसका रब ऑफ इफेक्ट निश्चित तौर पर आ रहा है। प्रशांत जी, जरा आप बताइए, आईटी में कहीं कोई शॉर्टिंग के मौके खोजने चाहिए या फिर रहने दें? अभिषेक जी, सबसे पहले अगर हम नजर इंडेक्स पे डालें तो आपको वहां पे क्लियर कट वीकनेस नजर आएगी, बट हम एक सपोर्ट पे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि सपोर्ट पे शॉर्टिंग करनी चाहिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम 40,900 के आसपास आए और यही आज जो लो बना हुआ है वो एक सपोर्ट है। अगर हम 40,000 850 40,700 800 ब्रेक कर दे तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक और बिकवाली आ सकती है जो हमें करीबन 40,300 तक ले जा सकती है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो जो वीकनेस है वो टीसीएस में, इन्फोसिस में
और टेक महिंद्रा में भी नजर आ रही है। फिलहाल इस लेवल पे मुझे लग रहा है कि अगर टीसीएस 4000 का लेवल ब्रेक कर दे, जो करीबन 4010 पे, तो यहाँ पे एक शॉर्ट अटेम्प्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस अराउंड 4051 यानी 1% की रिस्क रख के आपको करीबन 3900 3850 के लेवल नजर आ सकते हैं। बट अगर 4000 ब्रेक ना हो तो मुझे लग रहा है ये ट्रेड ट्रिगर नहीं होगा। तो चलिए ये राय इस वक्त टीसीएस पर मिलती हुई, आईटी पैक इन पर्टिकुलर पर मिलती हुई, लेकिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के दिन आज सुबह से ही ट्रेड सेटअप अगर देखें कमजोरी की तरफ ही ज़्यादा झुका हुआ था, क्योंकि विदेशी बाजार से संकेत जो थे वो कमज़ोर नजर आए। क्रूड में उछाल करीब 2.5% का देखने को मिला और एफआईआईज इन पर्टिकुलर कैश और वायदा दोनों में ही बिकवाली का ट्रेंड दिखा रहे थे। और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे गिरावट जो है वो और ज़्यादा गहराती हुई 24,281 के स्तर यानी 24,300 के भी नीचे उतरता हुआ निफ्टी, और निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी को भी अगर देखेंगे बैंकिंग प्लेस में मेजर निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र की बैंक जो है वहां पर भी बिकवाली 51,768 के लेवल्स के आसपास करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ ही ट्रेंड इस वक्त डाउन साइड का है। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम एलएनटी के पॉजिटिव नंबर्स का एक इंपैक्ट आप देखेंगे, वहां अच्छे खासे नतीजे देखने को मिले। वहीं टाटा पावर ऑपरेशनली गुड सेट ऑफ नंबर्स थे और उसका भी एक इंपैक्ट, क्योंकि पावर डिमांड में कमी से रेवेन्यू अनुमान से कम रही, लेकिन मुनाफा कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर नतीजे अच्छे थे। इस वक्त अगर देखें टाटा पावर भी बाजार की गिरावट के साथ बिकवाली का दबाव झेलता हुआ। लेकिन एक और कंपनी है जिसके नतीजे आज आने वाले हैं, नारायणा हृदयालय। मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिखी। अवनी जी, नारायणा हृदयालय की अगर बात करें, वैसे टेक्निकली चार्ट्स पे हमने देखा है करीब 1244 के स्तर भी देखने को मिले हैं, और लॉन्ग टर्म प्लेस की अगर बात करें तो 2145 लंबी अवधि में जाने का यहाँ पर फंडामेंटल आउटलुक है। लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पे 1.5% की तेजी नतीजों से पहले आप क्या राय देंगी? बस 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है पिछले ऑलमोस्ट 5 दिनों से। तो ये जब तक होल्ड करता है, वो लेवल है 1220 का। अगर 1220 के ऊपर जब तक सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से एक उछाल देने की कोशिश रहेगी, लेकिन कोई ज्यादा एक्साइटिंग चार्ट नहीं है कि यहाँ पे हम खरीदारी करें, तो अवॉइड लिस्ट में रखेंगे। लेकिन अगर 1220 का लेवल टूटता है तो यहाँ पे सेल ट्रेड बनता है। फिलहाल इसको अवॉइड लिस्ट में रखेंगे। किरण, फिर से रिविजिट करना चाहिए क्योंकि नतीजे अच्छे खासे, मुनाफा 5% बढ़ा, आय में 20% का इजाफा देखने को मिला, कोर मार्जिन्स फ्लैट थे और कंपनी ने अपनी गाइडेंस जो है वो कायम रखी है। आज कमज़ोर बाजार में शुरुआती सेशन में अगर देखें एलएनटी है जो कि एकदम से बाजार को सपोर्ट करने का काम कर, ऑलमोस्ट 5% के अपटिक 3585 के लेवल्स पर। आपकी राय? किरण, एलएनटी पर आपकी राय? ओके, सॉरी सो एलएनटी की अगर हम बात करें तो सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल गुड्स में कहीं ना कहीं बॉटम फिशिंग हम कर सकते हैं। फिर वो एलएनटी हो या सीमेंट्स हो, दोनों में एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है और दोनों में कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड है। अब एलएनटी में तो आज गैप अप ओपन हुआ है, तो डेफिनेटली इस गैप अप को हम चेज नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी डिप हमें मिलता है समवेयर अराउंड 3500 से लेकर 3400 के बीच में, तो वहां पे हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक 3300 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, डेली चार्ट के ऊपर जो एक गैप है, हमने मॉर्निंग में भी 3600 तक के टारगेट्स दिए थे जो ऑलरेडी अब गैप अप के साथ आ चुके हैं। तो 3600 एक रेजिस्टेंस है पिवट, जैसे ही वो 3600 क्रॉस करेगा तो उसके बाद एक फ्रेश रैली भी आ सकती है। तो इधर 3600 के ऊपर आज का क्लोजिंग आता है तो आप लॉन्ग कीजिए, या तो फिर डिप की वेट कीजिए। 3600 के लेवल्स का इंतजार, इन लेवल्स पे ऑलमोस्ट पहुंचने की तैयारी में एलएनटी, और जैसे ही पहुंच जाएगा प्रशांत जी एक बार फिर से रिविजिट करेंगे, आगे के टारगेट्स आपके क्या है वो समझेंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें, फार्मा है, रियल एस्टेट पैक है, ऑटोमोबाइल और साथ ही आईटी सेक्टर है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा है। प्रशांत, पर्टिकुलरली अगर फार्मा की बात करें, आज फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक, कल हमने देखा कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे, इस वक्त फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस में अच्छा खासा रुझान भी देखने को मिल रहा है। इसके ठीक साथ साथ आप ऑटो पैक में भी अच्छी मजबूती देखेंगे। फार्मा और ऑटो में टेक्निकली कोई चार्ट्स एक्टिव हो रहे आपके हिसाब से कहीं पर नजर होनी चाहिए, एंट्री लेवल्स पॉजिटिव मिलने पर एंटर करने के बारे में सोचना चाहिए? मानसी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सन फार्मा एक अच्छे एक्यूमुलेशन जोन में, और जो कल लो बना हुआ था करीबन 1820, ये अहम रहेगा। और मेरे हिसाब से एक छोटा स्टॉप लॉस रख के, यानी करीबन आप 1845 1845 1% रिस्क रख के आप लॉन्ग जा सकते हो। यहाँ से आपका जो टारगेट होगा वो 1910 1925 1925 तक आप टारगेट रख सकते हो। मयूरेश, ऑटो बिक्री के आंकड़े अब आने वाले हैं और इनफैक्ट ऑटो बिक्री के आंकड़ों की अगर बात करें, एंटिसिपेशन है एक मिक्स बैग।
ग्रोथ जो है टू व्हीलर और साथ ही ट्रैक्टर में नज़र आएगी, लेकिन पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल में डिक्लाइंस नज़र आ सकते हैं। अवनी जी, इनफैक्ट ऑटो पैक्ट पर अगर हम देखें एक एक करके कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स को लेकर आएंगे। वहीं टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, आयशर, हीरो मोटर कॉर्प, ये सारे के सारे चार्ट्स देखेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं मोमेंटम नहीं है, लेकिन इन स्तरों पर ऑटो बिक्री के आंकड़ों से पहले क्या कोई पोजीशन लेने के बारे में सोचना है या फिर इसे वॉच करें? अवनी जी, एक बार ऑटो और साथ ही ऑटो एंसिलरी पर आपका एक क्विक आउटलुक जानना चाहेंगे। जी सर, हिमांशी जी, बजाज ऑटो में व्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और बाकी तो मेरे हिसाब से टीवीएस मोटर में भी एक थोड़ा सा अच्छा सा मोमेंटम बनता हुआ है, नजर आ रहा है, क्योंकि इसने सपोर्ट जो है, मतलब बेस बन चुका है इसका अराउंड 2400 के करीबन। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 2400 का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पे हम टीवीएस मोटर में भी खरीदारी कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो ट्रेडिंग टारगेट रहेगा वो रहेगा 2550 तक का। सो बजाज ऑटो और टीवीएस, ये दोनों पे लॉन्ग साइड पे ध्यान रख सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आ ही गया आखिरकार। मेरे को बड़ी हैरानी हो रही थी कि सुबह ये फ्लैट कैसे खुल गया, एकदम से फ्लैट खुला। और तब भी हमने ये बात रखी थी कि हमसे नहीं खरीदा जाएगा, भले फ्लैट खुल रहा है उसके बावजूद भी, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस आई नहीं है। और हमारे कॉन्फिडेंस को बार बार शेक कर रहा है इंडिया विक्स। अब ये करीब 16 के आसपास पहुंच चुका है। देखिए, फेयर इन द मार्केट तो है ही कुछ ना कुछ, तभी तो बाइंग नहीं आ रही है। नहीं तो आज तो इसकी भी डेरिवेटिव एक्सपायरी है, क्यों पुल बैक नहीं हो रहा है? कुछ ना कुछ मार्केट्स के अंदर ऐसा है जो अभी सामने स्क्रीन से नहीं दिख रहा, लेकिन स्क्रीन के पीछे पीछे पक ज़रूर रहा है। अब मैं बोलूँगा, आप जो भी मार्केट के स्टडी करने वाले लोग हैं, इंडिया विक्स को बहुत गौर से देखा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर डेरिवेटिव एक्सपायरी के आसपास, या फिर जब भी कोई ग्लोबल इवेंट हो रहा हो ना, इंडिया विक्स को ज़रूर चेक करो। आपको ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा, इंडिया विक्स बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से गाइड करके बताएगा। बट एनी हाउ, अब मैं फिर भी अभी भी मार्केट की, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं टूटे, इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को किसी तरह से बना के रखने की उम्मीद रख रहा हूँ कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस ना टूटे और मैं मार्केट के उस लेवल पे हूँ। कौन से वो लेवल है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 24,200 की लेयर है जो आपको सपोर्ट की तरह काम करेगी। पक्के वाला स्टॉप लॉस तो 24,000 का ही है। सेम विद द बैंक निफ्टी, 51,500 की लेयर है, लेकिन पक्के वाला स्टॉप लॉस तो 51,000 ही है। तो दो मैंने लेयर्स और प्लस यानी कि S2 S1 और दोनों का ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ये मैंने आपके सामने रखा है। खैर, एनी हाउ, अब थोड़ा शेयर्स छांटने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं आपसे मेरे से सच्चे से बोलता हूँ आपके सामने, मेरे को शेयर भी नहीं मिल रहे आज। तो मैं बताऊँ, मेरे पास जो लॉन्ग पोजीशंस है ना, सिर्फ 2 शेयर हैं, L&T, सिप्ला, ऑलरेडी 5% ऊपर है, पूछ सकता नहीं, दोनों में रिजल्ट इम्पैक्ट है। तीसरा कंटेनर कॉरपोरेशन है, उसके अंदर कुछ ज़्यादा दम मेरे को दिख नहीं रहा, कोई वॉल्यूम नहीं है। और मेट्रो पॉलिसीज़ है थोड़ा बहुत, बस। इसके अलावा मेरे को और कुछ शेयर ऐसा दिख भी नहीं रहा जिसमें बहुत दमदार तरीके से लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। एक बैंक ऑफ बड़ौदा चेक करवा लेता हूँ कि ये जल्दी जल्दी गिरेगा तो नहीं। अब प्रशांत जी, एक बार ज़रा बैंक ऑफ बड़ौदा चेक करना, गिरेगा तो नहीं जल्दी जल्दी ये? तो डीपी जी, अगर हम ओवरऑल देखें तो पीएसयू बैंकिंग में एक अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। यहाँ पे आज जो लो बना हुआ है ऑलमोस्ट करीबन 250 के जस्ट नीचे, मुझे लग रहा है थोड़ा पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए। बेस फर्म बन चुका है और यहाँ पे हम एक रेंज के ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा प्रिएम्प्ट कर सकते हैं और 245 के नीचे स्पॉट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के कैश में ही पोजीशन बनानी चाहिए फॉर टारगेट्स अराउंड 265। 265 का लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग मिले, तो आप नेक्स्ट टारगेट देख सकते हो जो करीबन 270-72 के आसपास होगा। ओवरऑल यहाँ पे अप्रोच जो होगा वो पोजिशनल रहना चाहिए। खैर, इस बीच क्योंकि आज 31 तारीख और ऑटो सेल्स के नंबर्स का भी तैयारी हो रही होगी, कल आपको ऑटो सेल्स के नंबर मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा उसका भी आइडिया ले लीजिए। अक्टूबर में बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, तो उसका अनुमान बता रहे हैं सौमित सरकार। सौमित, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। जरा बताइए क्या अनुमान है?
तो अगर आपको और हमारे व्यूअर्स को, और अगर हम अक्टूबर सेल्स ऑटो सेल्स की अगर हम बात करें तो होलसेल लेवल पे थोड़े बहुत मिक्स बैग टाइप ऑफ नंबर्स आएंगे, किसी के अच्छे किसी के बुरे। अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू व्हीलर और ट्रैक्टर सेगमेंट में, जबकि पैसेंजर व्हीकल का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो रहेगा वो फ्लैट रहेगा, और कमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट है उसमें एक डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। अब ये भी याद रखिएगा कि अक्टूबर मंथ में पूरा फेस्टिव सीजन कैप्चर नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत नवंबर में भी होगा, तो एग्जैक्टली अगर हम वाई कंपैरिजन करें तो वो सही भी नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत फेस्टिव सीजन भी सेल्स आ जाएंगे अक्टूबर मंथ में। अब अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, करीब 10% की वाई डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, जबकि अशोक लीलैंड और आयशर VECV सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फ्लैट टाइप सा नंबर आ सकता है। टू व्हीलर सेगमेंट में अगर हम बात करें तो वहाँ पे आयशर मोटर्स की सबसे ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बोथ मंथ ऑन मंथ और वाई बेसिस पे, फॉलोड बाय TVS मोटर जहाँ पे 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वाई बेसिस पे, हीरो मोटोकॉर्प की 6% ग्रोथ, जबकि बजाज ऑटो के अगर हम नंबर देखें तो फ्लैट आने की एक्सपेक्टेशंस है वाई बेसिस पे। पैसेंजर व्हीकल में अगर आप देखें तो महिंद्रा और महिंद्रा के अलावा बाकी कोई भी कंपनी वाई सेगमेंट वाई बेसिस पे ग्रोथ रिपोर्ट नहीं कर रही है। इनफैक्ट मारुति, टाटा मोटर्स और हुंडई की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 1 to 4% का ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑटो होलसेल ऑटो सेल्स नंबर पे। ट्रैक्टर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ M&M की करीब 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जबकि एस्कॉर्ट्स की 1% की, और लास्टली अगर थ्री व्हीलर सेगमेंट में अगर हम देखें तो वहाँ पे TVS मोटर का एक बड़ा डिक्लाइन आ सकता है, करीब 19% का, बट बजाज ऑटो की अगर हम बात करें तो उनकी 7% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है थ्री व्हीलर सेल्स में। तो ये कुछ एक सेल्स के नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इसको नोटिस कीजिएगा। अभी रिसेंटली मारुति के क्वार्टरली नंबर्स भी आए थे, और मारुति के सेल्स के नंबर भी एक बार जरा यही प्लेट स्क्रीन पर रखना, जहाँ पर मंथ ऑन मंथ तो 5%, लेकिन YOY करीब 2.5% का नुकसान आपको देखने को मिलेगा। एक बार जरा मारुति पे टेक ले लेते हैं। अवनी, जरा मारुति चेक करना। और ठीक है, अवनी से बात नहीं हो पाएगी। प्रशांत, आप जरा चेक करेंगे मारुति का चार्ट। जी डीपी जी, सबसे पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि मेरी खुद इसमें पर्सनल शॉर्ट पोजीशन थी जो परसों इस पेयर ऑफ की है, और मेरे शॉर्ट्स रिकमेंडेड भी थे। फिलहाल इस लेवल पे मेरे लिए नो ट्रेड जोन में होगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी भारी बिकवाली के बाद यहाँ पे कोई लॉन्ग बॉटम फिशिंग करनी चाहिए। मुझे लग रहा है फिलहाल ये अवॉइड कैटेगरी में होगा। हालांकि एक अहम सपोर्ट पे आया है जो कि ऑलमोस्ट 10,700 10,750 का है, बट जहां तक ये स्टॉक फिर से एक बार 11,500 क्रॉस ना करे, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई लॉन्ग्स इनिशिएट करने होंगे। वेट एंड वॉच एक अच्छी रणनीति होगी, इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसको फिलहाल अभी थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं आप। निफ्टी इस बीच 100 के आंकड़े को पार कर चुका है गिरावट का। थोड़ी देर पहले तक इसमें करीब अभी 96 पॉइंट दिख रहा होगा, 100 पॉइंट तक की गिरावट आ चुकी थी, और इंडिया विक्स अभी भी कूल ऑफ नहीं है, अपना हाई पे ही है। दूसरा पॉइंट है बैंक निफ्टी 82 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी अपने आप को थोड़ा ज़्यादा स्टेबल किए हुए हैं, बट जब तक इंडिया विक्स नीचे नहीं आता मार्केट के अंदर कोई बड़ा मेजर प्ले आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, कई बार कॉल्स को डिप्लीट करने के लिए भी ऐसा मार्केट में करते हैं। आज आपको पता है ना कि निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी है तो कॉल्स का एक तरफ का हिस्सा पूरा खा जाओ पहले, फिर जो कि प्राइस राइज हो जाएगा पुट्स का, जब आप प्रीमियम्स खाओगे कॉल्स का तो प्राइस राइज हो जाएगा पुट्स का, तो बाद में साइडवेज करके पुट्स के प्रीमियम को भी ईट कर जाएंगे। ये बहुत ही, मैं कई बार देखता हूँ जब ये वीकली वाला कंसेप्ट शुरू हुआ है ना मार्केट के अंदर, ये पहले एक तरफ के लोगों को सबको साफ कर देते हैं, फिर दूसरी तरफ के लोगों से धीरे 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 करके पैसा ले। तो राइटर्स का टिपिकली मार्केट है, और आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग जानने पूछने, एक्सपर्ट्स भी बताते रहते हैं कि जी राइटर्स बड़ा पैसा कमाते हैं, लेकिन राइटर्स की अपनी प्रॉब्लम्स ही हैं और बहुत पैसा भी चाहिए, और उसके लिए प्रोफेशनलिज्म चाहिए। आप और हमसे अभी एकदम से राइटिंग शुरू नहीं होगी और प्रोफेशनल भी नहीं होंगे, समय लगेगा उसमें। आगे बढ़ें, कुछ और ट्रेड पे आ जाते हैं। 75 अंकों का नुकसान अभी भी है निफ्टी पर, ये थोड़ा वॉलेटाइल है, बट देखते हैं क्या होता है क्लोजिंग तक में। एक दो शेयर और है जहाँ पे आज शॉर्टिंग खुली है, जरा वो भी चेक करवा लेता हूँ मैं। प्रशांत जी, आपको ये देखना होगा। हाँ, आज आईटी के सभी शेयर्स दिखाना है एक बार जरा। ओरेकल फाइनेंस, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, बी सॉफ्ट, LTTS, TCS, इन्फोसिस, कोई भी शेयर फायर करो जो मैंने अभी तक बोले, सब में ही गिरावट 2% से ज़्यादा की हो चुकी है। इंडिविजुअली आईटी का इंडेक्स भी आप डेज लो टेस्ट कर रहा होगा, और ये बड़ी वजह है
कि आज मार्केट का एक बड़ा हिस्सा आज पुल बैक से वंचित हो रहा है, यानी कि उसको ट्रेड नहीं मिल रहा है, जबकि आज की एक्सपायरी भी है। प्रशांत सर, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, एक वीक कैंडिडेट आईटी का बता पाएंगे आप, जिसका चार्ट अच्छा है और जिसका चार्ट बेहद खराब है? जहां पे डिसेंट चार्ट है वो विप्रो होगा, रेंज ब्रेकआउट के ऊपर आ रहा है बट अभी तक रिटेस्ट कंफर्म नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो अहम लेवल है वो 550 क्लोजिंग बेसिस पे होगा। बट वीकनेस अगर हम देखें, सबसे वीक यहाँ पे फिलहाल इन्फोसिस नजर आ रहा है। सारे सपोर्ट्स ब्रेक हो चुके हैं और जो अगला लेवल सपोर्ट का है वो करीबन 1740 1745 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेक्टर को अगर हम देखें तो वीकनेस है, तो स्ट्रेंथ की जगह मुझे लग रहा है इसको अवॉइड करना बेहतर होगा, क्योंकि अभी शॉर्ट करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड भी जस्टिफाइड नहीं है, ऑलरेडी काफी सपोर्ट्स ब्रेक हो चुके हैं। लेकर ये व्यू 1740 तक ये फिसल सकता है शेयर, ये 2% के आसपास की कमजोरी है। और आज आईटी में चौतरफा गिरावट है। मैं निफ्टी के आईटी को देख रहा था, निफ्टी आईटी में करीब 10 शेयर हैं और 10 के 10 शेयर आज कमजोर है। और बाजार पर जो प्रेशर आपको दिख रहा है उसमें बड़ी वजह इन शेयरों की है, क्योंकि आप वेटेज के लिहाज से देखेंगे ना तो इन्फोसिस का, टीसीएस का इंडेक्स में बड़ा ठीक ठाक वेटेज है। और अगर ओवरऑल वेटेज के हिसाब से बात करें तो बैंकिंग के बाद अगर सबसे ज़्यादा वेटेज होगा तो वो आईटी का ही है इंडेक्स में। तो ये आपके लिए प्रेशर की वजह साफ साफ है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो बाजार में आज बाइंग आपको दिखेगी, क्योंकि 1300 शेयर मजबूत है, 1000 शेयर कमजोर है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में जो कल बाइंग हो रही थी, आज वो फिर से हम देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी लोअर लेवल पर लोग खरीदारी कर रहे होंगे। लेकिन बाजार में ना आज सच में मतलब शेयर खोजना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है। आप देखिए सिप्ला 8% खुला ऊपर, 8% अभी भी है। एल&टी 5-5.5% ऊपर खुला, उसी भाव के आसपास। यही दो शेयर आपको आज बाजार में दिखेंगे। और तेजी वाले और वीक वाले की बात करें तो तमाम आईटी स्टॉक्स और उसमें कुछ कुछ कंज्यूमर वाली कंपनीज और थोड़े इंश्योरेंस वाली कंपनीज आपको दिख जाएंगी। प्रशांत जी, एक काम करते हैं, कुछ कुछ शेयर्स मैंने ना छांट के रखे हैं, एक बार जरा रैपिड फायर करते हैं इस पर, फटाफट आपसे जरा व्यू लेने की कोशिश करेंगे। एक कैश का स्टॉक है रेडिंगटन, आप जरा व्यू दीजिए। 160 रुपए के आसपास का भाव से लगातार ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है और आज भी ठीक ठाक तेजी है रेडिंगटन में। क्या व्यू होगा आपका इस पर? अगर हम देखें अभिषेक जी, एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम से आया और 2 दिनों से वॉल्यूम स्पाइक अप हुए। तो यहाँ पे पहला काम आपको करना होगा, आपके पास लॉन्ग जोन तो ट्रेल कीजिए 185 185 से। फ्रेश बाइंग के लिए इसको 200 के ऊपर ही प्रेफर करना होगा, अबाउट 200 202 के ऊपर विद स्टॉप लॉस अराउंड 190, हार्डली 10 पॉइंट। और आपका टारगेट वहां से होना चाहिए करीबन 225-30। बट इस लेवल पे जैसे मैंने कहा सिर्फ ट्रेल कीजिए विद स्टॉप लॉस अराउंड 185। आसपास के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड कीजिए, फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। नई बाइंग करनी है आपके लिए 200 रुपए के ऊपर। और रेलवे स्टॉक्स में खरीदारी चुनिंदा हो रही है आज भी। एक स्टॉक जुपिटर वैगन, जरा इस पर प्रशांत जी आपका व्यू चाहिए। तेजी है 2-3% के आसपास की। तो यहाँ अगर हम देखें एक बेस फॉर्मेशन करने की कोशिश करें, ओवरऑल सेक्टर में ये नजर आ रहा है। बट फिर भी जो सबसे पहली चीज नजर आ रही है वो ये है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते आ रहे हैं और वहां से पुल बैक आ रहा है। तो मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा है जब तक ये 550 के ऊपर ना निकले। आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है जो मेरे हिसाब से काफी लोगों के पास है। तो 200 दिनों के एवरेज आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 490 490। पर जैसे मैंने कहा फ्रेश ब्रेकआउट या फ्रेश मोमेंटम के लिए इसको 545 550 का जोन क्रॉस करना होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। 545 550 का जोन क्रॉस करना होगा। 7% का उछाल देखिए, उत्साह में मत आइएगा आप, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तब आपके लिए इसमें मौके बनेंगे। टोरेंट फार्मा आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत ठीक ठाक की है। हालांकि आज सेक्टर का मूड भी रिलेटिवली ठीक है, लेकिन टोरेंट फार्मा में एक और चीज मैं नोटिस कर रहा था, वो था रोलओवर के आंकड़े। रोलओवर्स भी ठीक ठाक है इसमें। टोरेंट फार्मा क्या ये और चल सकता है प्रशांत जी? यहाँ पे अभिषेक जी जो आज का लो बना हुआ है 3148 ऑलमोस्ट 3148, ये अगर ब्रेक हो जाए तो मुझे लग रहा है यहाँ बिकवाली करनी होगी विद स्टॉप लॉस अराउंड डे हाई करीबन 3205 के आसपास। और ये आपको शायद एक नया लो दिखा के ऑलमोस्ट 3050 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो सेल बिलो 3145 3148 जो आज का लो है, स्टॉप लॉस अराउंड 3201 के ऊपर, यानी 3200 के जस्ट ऊपर, टारगेट्स अराउंड 3000 3040। ठीक है, टोरेंट फार्मा थोड़ा सा और 30-40 रुपए नीचे जाए तो बल्कि आपको इसमें बिकवाली करनी है, ये आपके लिए ट्रेड हो गया। मैक्रोटेक लगातार मजबूत हो रहा है शेयर ये, और रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे रौनक लौट रही है। मैक्रोटेक पसंद है आपको प्रशांत जी, या फिर डीएलएफ पर दांव लगाएं?
हम कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है कि डीएलएफ का स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है और मैक्रोटेक में थोड़ा एक्यूमुलेशन नजर आ रहा है, तो मैक्रोटेक को प्रेफर कर सकते हैं, बट ऐसे मार्केट में आपको ऊपरी टारगेट से ज्यादा आपके एग्जिट पॉइंट पे ध्यान रखना होता है। तो 1200-1210 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1190-1185 इस जोन में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। और एक बार ये स्टॉक करीबन 1220-25 के जोन को क्रॉस करे तो आपको और अच्छी मूव मिल सकती है, बट एक्यूमुलेट डेफिनेटली किया जा सकता है। ठीक है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। मैक्रोटेक में 2.5% के आसपास की तेजी फिलहाल दिख रही है। एक और शेयर जहां पर ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव आया लेकिन डेप्स को बाई किया जा रहा है बड़े अच्छे से, वो है बीएसई का। बीएसई में आज भी हम तेजी देख रहे हैं और एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूं कितनी तेजी है बीएसई के शेयर में। तेजी करीब करीब 1% के आसपास की है, 4,380 रुपए के आसपास का भाव है। बीएसई क्या ये बाय ऑन डिप्स करना है या फिर इस लेवल पर भी ले सकते हैं प्रशांत जी? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर हम पिछले 5 दिनों से देखें, प्रीवियस डे लो को टच नहीं हुआ है, आप इस लॉजिक को यूज करके लॉन्ग जा सकते हो। और स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा तो क्वांटिटी आप कम रखें क्योंकि ये कैश में ट्रेड होता है, वो हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और एक्चुअली 20 दिनों की एवरेज जो आज का लो है करीबन 4,300, ये स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। स्टॉप लॉस से छेड़खानी मत कीजिए, क्वांटिटी कम रखिए। दूसरी बात, आपको यहाँ पे गैप नजर आएगा डेली चार्ट पे जो करीबन 4,640 के ऊपर है, तो आपका टारगेट वही होना चाहिए 4,640 और गैप की ऊपरी लेवल जो ऑलमोस्ट 4,800 है। ये लेवल आने पे मेरे हिसाब से मुनाफा बांध लेना एक बार बेहतर रणनीति होगी। इसका जिक्र कल भी हमने किया और इस वक्त पे अगर आप देखें करीब 2.5% की मजबूती, लेकिन बाजार का खुले हुए करीब आधा घंटा हो चुका है और आधे घंटे में कोई अच्छी पॉजिटिव लेवल में रेंज में कामकाज नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी संभलने की कोशिश करते हुए निचले स्तरों से अब रिकवरी जो है वो शुरू होती हुई दिखी। 51,940 के लेवल्स पर हरे निशान के साथ इस वक्त आप अगर देखेंगे निचले स्तरों से बैंक निफ्टी संभलने की कोशिश करता हुआ। वहीं निफ्टी के चार्ट्स भी एक बार टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और ये ऐसा समय है जबकि हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ एक ऐसा राउंड हो जाना चाहिए क्योंकि व्यूअर्स इंटरेस्ट ये होगा कि इन स्तरों पर जहां बाजार समझ नहीं आ रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि उठा पटक शुरुआत होती है और उसके बाद दिन भर में स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम के साथ साथ बाजार जो है क्लोजिंग कमजोरी के साथ जैसे कल दिखा रहा था, आज भी शुरुआत कुछ ऐसी हुई। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, इन स्तरों पर व्यूअर्स को क्या लेना है? प्रशांत, किरण, आपसे ना मैं कुछ कॉल समझना चाहूंगी जो आपके हिसाब से इस वक्त फोकस पर रखनी चाहिए क्योंकि गिरावट नजर आ रही है। इस गिरावट में एंट्री पॉइंट कहाँ बनता है? हर गिरावट में अनुमान तो ये लगाया जाता है कि एक एंटर मार्केट में एंटर करने की सिचुएशन, लेकिन कहाँ एंटर करें, ये जो चीज़ है इसकी सूझबूझ कम होती है। प्रशांत, आपसे शुरुआत करेंगे। देखिए, रियल एस्टेट पे आपने अपना नजरिया बताया। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे कुछ चुनिंदा रियल एस्टेट सीमेंट प्लेयर्स हैं। सीमेंट आज वैसे फीका है लेकिन रियल एस्टेट में भी अच्छी मजबूती है। आपसे आपका टेक जानना चाहूंगी, अगर व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, कौन से स्पेस, कौन से थीम्स और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर इस वक्त नजर होनी चाहिए? तो यहाँ पे मानसी, अगर हम सीमेंट स्पेस को देखें, मैं हमेशा यहाँ पे सेक्टर लीडर जो है अल्ट्राटेक, वहीं पे पहला ध्यान देता हूँ। और उसको अगर हम एक बार चेक करें तो मुझे लग रहा है कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है। कंटिन्यूअस बिकवाली के बाद पुल बैक आया है तो, और 20 दिनों के एवरेज के ऊपर सस्टेन भी नहीं हो रहा है। आज भी अगर हम देखें हाई वहीं पे बनाया हुआ है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी यहाँ पे लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए, वेट करना चाहिए। एक बार और स्टेबिलिटी आके बेस फॉर्मेशन के संकेत मिले फिर आप लॉन्ग जा सकते हो। मुझे लग रहा है फिलहाल अवॉइड सेक्टर में अवॉइड का एक नजरिया होना चाहिए और ज्यादा क्लैरिटी आने के बाद ही यहाँ पे लॉन्ग का अप्रोच रखना होगा। रियल एस्टेट, गुजारिश आपसे ये होगी कि ओवरऑल मार्केट में अगर कोई आई कैचिंग मोमेंटम कहीं किसी स्पेस पे आपकी नजर आ रही है, छांट लीजिए आप। तब तक एक बार मार्केट का हाल टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए रिकवरी अटेम्प्ट होती हुई 0.5% की मजबूती के साथ आप देखेंगे करीब 287 पॉइंट्स रिकवर होता हुआ बैंक निफ्टी में अब भी मोमेंटम जो है गिरावट भरा, लेकिन निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी। यहाँ पर 111 अंकों की मजबूती अब इस वक्त बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। बैंकिंग प्लेयर्स पर एक बार नजर करते हैं, छोटी मझौली और साथ ही लार्जर प्लेयर्स। HDFC बैंक इस वक्त कुछ खास मोमेंटम नहीं दिख रहा। ICICI बैंक में भी अभी अगर देखेंगे बिकवाली का दबाव है। सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक को एक बार देखते हैं। एक्सिस बैंक, SBI अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, वहीं सिटी यूनियन बैंक के चार्ट्स को भी एक बार टीवी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। रिकवरी जो है बैंक निफ्टी में से आती हुई, छोटे मझौले शेयर्स में भी आपको चुनिंदा काउंटर्स मिल जाएंगे। यूनियन बैंक के स्टॉक प्राइस को देखिए 1.25% की तेजी, बंधन बैंक। सो क्लियरली बैंक निफ्टी जो है संभलता हुआ।
प्रशांत, अब बताइए आपकी तरफ से, देखिए बैंकिंग में जिस तरह का एक रुझान नजर आ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, खुले हम बिकवाली के साथ, लेकिन वहां से अब रिकवरी मोड कहीं नजर है? तो मानसी, जो सुबह मैंने कॉल दिया था ओपनिंग पे, वो था SBI बिफोर ओपनिंग इम्पैक्ट। मैं उसी के साथ बना रहूंगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक क्लियर कन्विक्शन नजर आ रहा है, और जो 2 दिनों पहले हाई बना था 835, ये अगर क्रॉस हो तो यहाँ और स्ट्रेंथ नजर आ सकती है, जो हमें करीबन 850, 845 इस जोन तक भी ले जा सकती है। तो मुझे कंफर्ट इस एक स्टॉक में आ रहा है, मैं इसी के साथ बना रहूंगा, और वही स्टॉप लॉस 805, 808 ये जोन में रख के लॉन्ग की सलाह हूं। इस वक्त बाजार में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले प्लेयर्स जो हैं वो बैंकिंग प्लेयर्स हैं, और इसके साथ साथ ऑफकोर्स फार्मा, कैपिटल गुड्स में LNT, और फॉर ऑब्वियस रीजंस रिजल्ट और न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट है जो कि नज़र आ रहा है। लेकिन दिवाली से दिवाली तक ब्रोकरेजेस के रेडार पर कई सारे सेक्टर्स, कई सारे थीम्स होते हैं, और ये वही समय है जबकि आप अपने पोर्टफोलियो को बांध सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। लंबी अवधि का नज़रिया रखते हुए ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या कुछ है, इसकी एक दमदार रिसर्च लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, 3 अहम ब्रोकरेजेस हमने डोमेस्टिक हाउसेस से जो लिए हैं, और वहाँ पे दिवाली पिक्स को हमने सेलेक्ट किया है। अब याद रखिए, जो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस आ रही है ये अगले साल के संवत तक है, यानी कि लंबे अवधि तक, ऑलमोस्ट 1 साल मान सकते हैं आप। सबसे पहले बात करें आनंद राठी के पिक्स के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे हिंदुस्तान जिंक आ रहा है, लक्ष्य है 750 रुपये का, और ओवरऑल रिटर्न देखें तो 50% का एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा गार्डन रिच, BML, PSU प्लेयर्स है जो इस लिस्ट में शामिल है, और देख रहे हैं आप 40 से 50% का रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल रहा है। इसके अलावा IFCI और जुपिटर वैगन, जो रेलवे थीम वाले भी स्टॉक्स हैं, उन पे भी फोकस रहेगा। तो ये तो 5 पिक्स मैंने आपके बता दिए आनंद राठी के। अब हम मूव ऑन करते हैं सिस्टमैटिक्स में जो है कौन से स्टॉक्स में बुलिश नज़रिया बन रहा है। सबसे पहले आता है नाल्को, 275 रुपये का जो है टोटल लक्ष्य है, और यहाँ पे लगभग 20% से ज़्यादा का जो है ओवरऑल रिटर्न पोटेंशियल देखा जा रहा है। PNB हाउसिंग फाइनेंस भी आई है, ऑलमोस्ट 1300 रुपये के ऊपर का लक्ष्य आया है। और न्यू एज टेक कंपनी पेटीएम, जहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रही है, स्टॉक में भी अच्छी रिकवरी आई है, यहाँ पे पेटीएम को 900 रुपये का टारगेट मिला है। लेमन ट्री, जोमेटो, ये भी लिस्ट में शामिल है, और याद रखिए जोमेटो का लगभग 320 रुपये का टारगेट दिया है, यानी कि 18% का रिटर्न पोटेंशियल है। 2 ब्रोकिंग हाउसेस के जो पिक्स है मैंने तो आपको पूरे बता दिए। अब हमारा तीसरा और आखिरी है प्रभुदास लीलाधर के पिक्स। यहाँ पे KPIT टेक, IT स्पेस से मिड कैप कंपनी है, यहाँ पे लगभग 2500 का जो है लक्ष्य है, और यहाँ पे देखिए 76% रिटर्न पोटेंशियल दे रहा है। तो इस ब्रोकिंग हाउस का रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा है। वही बात करें ABB की, कैपिटल गुड्स की कंपनी है, यहाँ पे जो है 12,300 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है, और एक्साइड लगभग 740 रुपये का, ये आपका EV का थीम प्ले है, बैटरी पे है, और ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 60% का रिटर्न पोटेंशियल है। आखिरी 2 स्टॉक्स लिस्ट में हैं, जहाँ पे गार्डन रीच है, वहाँ पे अब वापस से ये स्टॉक जो है रिपीट हो रहा है। पहले जो है आनंद राठी ने भी कहा था, और यहाँ पे भी प्रभुदास लीलाधर का पिक है, लगभग 2800 का टारगेट प्राइस है। और आखिर में PSU से कोल इंडिया, इंटरेस्टिंग नाम है, 690 रुपये का लक्ष्य दिया है, और करंटली लगभग 35% से ज़्यादा, यानी कि 40% से ऊपर का रिटर्न पोटेंशियल है। तो ये इंपॉर्टेंट दिवाली पिक्स है, जहाँ पे कैपिटल गुड्स आ रहा है, PSUs के नाम आ रहे हैं, और कुछ रेलवे रिलेटेड थीम्स में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे करेक्शन भी आया है। तो ये 3 अहम ब्रोकिंग हाउस के पिक्स हैं दिवाली के लिए। ये दिवाली पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, और ना सिर्फ इसे शेयर करने के लिए लेकिन रिसर्च कर ये भी बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स में लगातार ब्रोकरेजेस का आउटलुक पॉजिटिव है। हैप्पी दिवाली टू यू एज वेल। चलिए एक ब्रेक के लिए हम रुकने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले बाजार में जो रिकवरी आई है उसे एक बार वॉच आउट जरूर करना चाहिए। बैंक निफ्टी आगे बढ़ा, उसके ठीक साथ साथ अब निफ्टी भी पीछे पीछे रिकवर करता हुआ दिख रहा है। निचले स्तरों से निफ्टी में भी आप रिकवरी देखेंगे। बैंक निफ्टी 51,910 के लेवल्स पर 110 अंकों की रिकवरी तक देख चुका है। वही निफ्टी अगर आप देखेंगे वहां से भी निचले स्तरों से 24,286 के स्तर, शुरुआत कमजोर हुई, उसके बाद डेंट लंबा हुआ, और उसके बाद अब रिकवरी मोड। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी रिकवरी, और सेंसेक्स में भी करीब 164 अंकों की रिकवरी। तो बाजार खुले कमजोर, लेकिन वहां से संभलने की पूरी कोशिश। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार काफी सारे स्टॉक्स हैं जो क्विकली डिस्कस करेंगे। आप बने रहें।